हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। नमस्कार नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। सारे बच्चे कैसे हैं हमें फटाफट से बताएंगे। यस सर, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। सो हमारे पास 2021 के सिर्फ चंद दिन बाकी है और फिर नया साल आएगा, नई उमंग आएगी। यस माय डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन माय डियर स्टूडेंट्स। और सभी बच्चों का स्वागत है हमारे आज के सेशन में, जहां पर में हम अपने पास जो बेटा हमारा चैप्टर चल रहा है बैंकिंग कंपनीज का, हम उसे अपने पास आज कोशिश पूरी करेंगे, कोशिश पूरी रहेगी कि आप बच्चे उसे खत्म कर डालेंगे। मुझे पूरा विश्वास है आप सभी पे। यस सर, बिल्कुल। मैं बता देता हूं, मैं एकदम बढ़िया हूं, मजे में हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी भी एकदम बढ़िया है, मजे में। और आप सभी बच्चों को ये चैप्टर जो है बेटा, मैंने इनिशियली जो प्लान किया था वो 6 लेक्चर्स किए थे। जनरली आपके पास 6 लेक्चर्स के अंदर हमेशा आज तक हो जाता है, पर आप बच्चों के साथ समय का पता ही नहीं चलता और हम आराम आराम से अपने पास जो है इसे अपने पास कर रहे हैं, सीख रहे हैं। एक आधा लेक्चर ऊपर नीचे भी हो जाए बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मेन मुद्दे की बात क्या है कि जब चैप्टर कंप्लीट हो तो हमारे मुंह से क्या निकलना चाहिए कि हमें ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया। दैट इज द वेरी वेरी अपने पास जो बेटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात है। बेटा ये तारीफ कर रहा हूं मैं आप लोगों की, ये नहीं कर रहा। आप लोग सोच रहे कि सर हमारी बेइज्जती कर रहे हो, हम बच्चे क्या ढीले ढाले हैं। नहीं बेटा, आप बच्चे इंटेलिजेंट है, आप बच्चे काफी तेज है, तंदुरुस्त है, बहुत बढ़िया है। यस सर, हम बच्चे बहुत तेज है। हाँ हाँ हाँ, मुझे पता है। तो इसीलिए आप देखेंगे आज के सेशन का लिंक अभी एनबीएफसी पार्ट 1 डाला। मैंने टीम को कहा भी था, अरे भाई चेंज कर दो, बैंकिंग कंपनी लिख दो अभी भी। उन्होंने चेंज ही नहीं किया। अब देखता हूं मैं बाद में चेंज करवाऊंगा। हाँ जी। तो बेटा जो बच्चों ने अपने पास, मैंने पहले भी कहा था, जिन भी बच्चों ने, प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, जो बच्चे भी नए आए हैं, जो बच्चे भी नए आए हैं बेटा, वो बच्चे मेरी बात को ध्यान से सुन लेंगे। मैंने कल भी ये बात बोली थी। आज हमारे पास, आज के सेशन में हमारे पास पूरी कोशिश रहेगी 29 ऑफ दिसंबर, आज की तारीख है ये, हम अपने पास बेटा बैंकिंग कंपनीज के चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और अपने अगले चैप्टर की जस्ट शुरुआत करने की कोशिश करेंगे एनबीएफसी की। साथ ही साथ 30 तारीख को कल आप लोगों के पास एनबीएफसी की ही क्लास शेड्यूल्ड है, बिल्कुल शेड्यूल्ड है। 31 तारीख को भी आपकी एनबीएफसी की क्लास शेड्यूल्ड है। और हमारे पास बेटा बैंकिंग कंपनी और एनबीएफसी का चैप्टर दोनों, मैंने क्या बोला था, एक बड़ा भाई है एक छोटा भाई है, एक दोनों भाई है बेटा। ये ज्यादा छोटा भाई है, ये आपके पास अपने पास कवर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा हम लोग। तो हम 31 को इस चैप्टर को कंप्लीट करके ही टाटा बाय बाय करेंगे 2021 को, और हम एनबीएफसी के साथ खत्म कर देंगे, ठीक है ना। तो अब जो बच्चे भी नए हैं, मैंने पहले बोला था बेटा, वो बच्चे 3 जनवरी 2022, आप बच्चे भी क्या याद रखेंगे कि नितिन सर ने आपको 2 दिन की छुट्टी दी, 2 दिन की छुट्टी दी बेटा। 2022 आ रहा है ना, तो 2 दिन की छुट्टी आपको मिल रही है, 1 जनवरी और 2 जनवरी। और फिर आप लोगों का न्यू चैप्टर शुरू होगा। तो जिन बच्चों के भी दोस्तों ने आना है वो बेटा 3 जनवरी से शुरुआत कर देना। जो बच्चे भी आज के सेशन में कोई नए आए हैं, आई विल सिंसियरली रिक्वेस्ट ज्वाइन फ्रॉम 3 जनवरी, दैट विल बी बेटर। एंड बाय दैट टाइम आप अपने स्टार्टिंग से लेक्चर देखने शुरू कर दो, बैंकिंग कंपनी के लेक्चर नंबर 1 से। आप 3 जनवरी से मेरे साथ ज्वाइन कर जाना, ठीक है ना। सो ये अपने पास इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ हमने ये भी बात की थी, ये सारे सेशंस जो आपके है बेटा, हमारी क्लास का समय है 5:15 बजे। और आप बच्चों की अपने पास बेटा जो हमने रिक्वेस्ट एक रखी थी, आप बच्चे चीख चीख कर कह रहे थे कि सर बैंकिंग के डाउट्स ना आप ना इसी साल में खत्म कर दो। मैंने तो इतनी बार कहा कि बेटा ऐसी कोई बात नहीं, हम अगले साल बैंकिंग के डाउट्स ले लेंगे। आपने कहा नहीं सर, नहीं सर, आप इसी साल में लो। तो मैंने आप लोगों के कहने पे 4 बजे की 31 दिसंबर की स्पेशल क्लास रख डाली है। जिस दिन हम बैंकिंग कंपनीज के आपके जो भी डाउट्स होंगे वो डाउट्स आप लोगों के ले लिए जाएंगे 31 दिसंबर को 4 बजे। वो मैंने क्लास अपने पास शेड्यूल कर दी है, तो आप बच्चे सारे के सारे उस दिन अपने पास डाउट्स अपने एंटरटेन कर लेंगे, ठीक है। टेस्ट की बात पूछ रहे बच्चे, पूछ रहे सर टेस्ट।
टेस्ट बच्चे पूछे बेटा, टेस्ट में बैंकिंग और एनबीएफसी का लूंगा तो उसकी अनाउंसमेंट हम 31 तारीख को जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तब डिसाइड करेंगे। आपके पास जो है, जब मैं टेस्ट आपका बैंकिंग और एनबीएफसी दोनों भाई है ना बेटा, दोनों भाइयों को अलग अलग नहीं डील करते, ये दोनों भाई आपके पास जो है बुरा मान जाएंगे अगर इनका टेस्ट अलग अलग लिया, तो आपके पास इन दोनों का टेस्ट इकट्ठे लिया जाएगा, ठीक है। हाँ जी, हाँ चलो जी, हमारे पास जो है, हमारे पास जो है, आइए हम अपने पास आज की क्लास की अब शुरुआत करते हैं बेटा। जैसे मैंने पहले बोला है, बैंकिंग कंपनीज के आपके कोई भी डाउट होंगे बेटा, तो हमारे पास वो जो डाउट्स है, आप लोगों के डाउट्स एंटरटेन करे जाएंगे इन द डाउट आपके पास सेशन स्पेसिफिकली शेड्यूल्ड ऑन 31st ऑफ दिसंबर 4 PM। मेक इट श्योर प्लीज क्लास मिस मत करना, ना 4 बजे वाली ना 5:15 वाली, और 5:15 वाली क्लास तब तक होगी बेटा आपके पास जब तक आपके पास वो टॉपिक एक तरीके से चलेगा, हम खत्म कर देंगे। अच्छा जी, ना बिना समय को और व्यर्थ करते हुए हम अपने पास बेटा अपने टॉपिक पे चलते हैं। जो भी बच्चे नए हैं बेटा, प्लीज मैंने अपने पास जो है अभी क्लियर कर दिया था एडी बेटा, सो प्लीज मेक इट श्योर आप सही बच्चे अपने पास पहले 10 मिनट इस सेशन के, अभी जो 5 मिनट है मैंने वहां पे सारी चीज बता दी है, ठीक है, तो उस चीज को ज्वाइन कर लेना। अभी आप रनिंग चैप्टर के बीच में करोगे आपके लिए दिक्कत आएगी बेटा। फाइनल अकाउंट्स का बेटा हम अपने पास टॉपिक कर रहे हैं, जिसके अंदर में हमने अपने पास बेटा पिछले सेशन के अंदर बैलेंस शीट को किया था, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी बच्चों को बैलेंस शीट पूरी की पूरी याद होगी है बेटा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोगों को बैलेंस शीट पूरी की पूरी याद होगी है? यस सर, बैलेंस शीट पूरी की पूरी याद हो चुकी है हमें। तो बेटा बैलेंस शीट के जो शेड्यूल्स है हम उसे जरा कोशिश करते याद रखने की, करने की। सर शेड्यूल नंबर 1 कौन सा? सर कैपिटल का। शेड्यूल नंबर 2 सर रिजर्व्स एंड सरप्लस का। शेड्यूल नंबर 2 रिजर्व्स एंड सरप्लस का, ठीक है ना, जिसके अंदर में स्टैट्यूटरी रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, पीएनएल सारे आ जाते हैं। शेड्यूल नंबर 3 बेटा डिपॉजिट्स का शेड्यूल है। कौन सा है? डिपॉजिट्स का शेड्यूल है, ठीक है ना, जिसके अंदर में कौन से आते हैं? सर फिक्स डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट का पैसा, करंट अकाउंट में जो पैसा पड़ा है, ये सारी चीजें आपकी आती है, ठीक है ना। जो हम अपने पास कल सीआरआर एसएलआर भी आपको बताया था। सर सीआरआर एसएलआर क्या था? सर सीआरआर एसएलआर, सीआरआर की परसेंटेज कितनी थी बेटा? सर सीआरआर की परसेंटेज आपके पास थी 4% ऑफ द नेट डिमांड इन टाइम लायबिलिटीज, और वो अमाउंट किसके पास रखना है? आरबीआई के पास रखना है। ओके सर, और एसएलआर क्या था? सर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कितने परसेंट? सर 18%। वो कहां रखना है? सर अपने पास रखना है, या नगद रखो या नगद जैसी फॉर्म में रखो। सो दैट इज किस फॉर्म में रखी जा सकती है लिक्विडिटी? सर कैश इन हैंड, बैलेंस विद अदर बैंक्स आपके पास, देन मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस आपके पास, देन गोल्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अप्रूव्ड वाली अनएंकम्बर्ड। ये 5 चीजें आपके पास बोली गई थी एक तरीके से, किसके लिए? एसएलआर के लिए, ठीक है ना। फिर हमने अपने पास बोला था बेटा शेड्यूल नंबर 4 कौन सा है? सर शेड्यूल नंबर 4 है बोरोइंग्स का, कि अगर कहीं से पैसा बैंक ने बोरो किया हुआ, जो बैंक की लायबिलिटी है, और इसके अलावा जो भी है वो आ जाएगा शेड्यूल 5 में, अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस में, अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस में, ठीक है जी। देन इसके बाद आते हैं एसेट्स के। सबसे पहला कैश इन हैंड एंड बैलेंस विद आरबीआई, दैट इज शेड्यूल नंबर 6। कितना खुद के पास पड़ा है, कितना आरबीआई के पास पड़ा है। देन शेड्यूल नंबर 7 दैट इज बैलेंस विद अदर बैंक्स एंड मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, ठीक है ना, जो और बैंकों के पास पड़ा है, या मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस आपके पास क्या था? जो बिल्कुल हाईली लिक्विड आपके पास इन्वेस्टमेंट्स एक तरीके से आपने कर रखी है, इवन एज लेस एज 14 डेज तक, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ये सारी चीजें। देन इन्वेस्टमेंट्स आ गई। इन्वेस्टमेंट सर, इन्वेस्टमेंट बेटा अपने अपने पास गोल्ड है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, डिवेंचर, बॉन्ड, जो भी आपने खरीदे हुए वो सारी चीजें आ जाती है। देन आपके पास आते बेटा एडवांसेस। एडवांसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट शेड्यूल। मैंने आपको 2 शेड्यूल्स बताए थे। शेड्यूल नंबर 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, एंड शेड्यूल नंबर 9 इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। आप इसे भूल नहीं सकते। बच्चा पेपर वाले दिन बोलता है सर क्या हम बैलेंस शीट को छोड़ जाए? अब मैं पेपर वाले दिन क्या बोलूं बच्चे को? पीएनएल तो छोड़ ही नहीं सकते,
बैलेंस शीट में रिस्क अगर लेना चाहते हो बेटा प्लीज करके जाओ पूरी, कोई दिक्कत की बात नहीं, 2 ही क्वेश्चन हम करते हैं, ये दोनों करके तो बैलेंस शीट का रिस्क खत्म हो गया। एक हमने कल किया था, एक हम आज डिस्कस करेंगे। बट जो बच्चे फिर भी सोचते हैं तो बेटा उसके अंदर में मेक इट श्योर शेड्यूल 3 और शेड्यूल 9 का नंबर आपने नहीं भूलना, 3 और 9 का नंबर आपने नहीं बोलना, ठीक है ना। सो 9 इज एडवांसेस। सर एडवांसेस में क्लासिफिकेशन कितने प्रकार से थी बेटा? 2 प्रकार से है। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से। कौन कौन सी सर? वन इज फैसिलिटी वाइज, नॉमेनक्लेचर वाइज, बिल परचेज एंड डिस्काउंटेड, कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट और टर्म लोन, जो हम पहले दिन से सुनते आ रहे हैं नाम। ओके सर। और सेकंड क्लासिफिकेशन कैसी थी? सिक्योरिटी वाइज। सिक्योरिटी वाइज में कौन सा था सर? सिक्योर्ड बाय टेंजिबल एसेट्स, कवर्ड बाय बैंक या गवर्नमेंट गारंटी, और तीसरा अनसिक्योर्ड। टोटल मैच करेगा ही करेगा, 3 में से कोई भी 2 दे दिए तो आपका काम हो गया, 3 में से कोई भी 2 दे दिए तो आपका काम हो गया, ठीक है ना। देन फिक्स एसेट्स आगे और अदर एसेट्स आगे, ठीक है ना। बिल्कुल बेटा, प्रैक्टिस से सारी चीजें हो सकती है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट बिकॉज वुमेन इज ऑलरेडी परफेक्ट। तो प्रैक्टिस से सिर्फ आदमी लोग ही परफेक्ट होते हैं, वुमेन को जरूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है ना। तो हमारे पास जो है यहां पर में जो है अदर एसेट्स आपके पास आ गए, ठीक है जी। तो हमारे पास अगली चीज आती है दूसरे। पता है कई बार बच्चे इस बात में क्या बोलते हैं, अब आपने बात उठाई ली, बच्चे बोलते हैं सर इवन प्रैक्टिस कैन नॉट मेक वुमेन परफेक्ट, दैट्स व्हाई इट इज सेड कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। पर ऐसी बात गलत है। नहीं नहीं नहीं, मैं बोलता हूं वुमेन इज ऑलरेडी परफेक्ट, दैट्स व्हाई दे डोंट नीड एनी प्रैक्टिस। हाँ चलो, ये बच्चे बोलते हैं ऐसी बात, मैं नहीं बोलता। हाँ देन आपके पास जो अगली चीज आती है नहीं नहीं नहीं, वुमेन आर ऑलवेज ऑलरेडी परफेक्ट, ठीक है ना। हाँ, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज शेड्यूल नंबर 12। कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज शेड्यूल नंबर 12 हमारे पास, जिसके अंदर क्या आता है सर? एक्सेप्टेंस इंडोर्समेंट्स, आपकी क्लेम अगेंस्ट द बैंक, ऐसी चीजें आती है जो आपकी कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज। और बिल फॉर कलेक्शन का बेटा, बिल फॉर कलेक्शन का कोई आपके पास सेपरेट आपका शेड्यूल नहीं होता है, वो सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए दिखाया जाता है, ठीक है ना। देन अगली चीज आपके पास क्या है सर? अगली चीज आपके पास आती है पीएनएल। क्या पीएनएल के शेड्यूल अब दिमाग में बैठ चुके हैं सर? वो तो अब कभी निकल ही नहीं सकते, वो तो कभी निकल ही नहीं सकते। 13 कौन सा था? 13 सर इंटरेस्ट अर्न्ड। 14 सर 14 था अदर इनकम। 15 इंटरेस्ट एक्सपेंडेड। और 16 इज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। 16 इज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये सारे शेड्यूल्स आपके पास आए थे। फिर प्रॉफिट लॉस फॉर द ईयर है, ब्रॉड फॉरवर्ड है, स्टेट टू रिजर्व में ट्रांसफर किया, कोई और रिजर्व या डिविडेंड क्वेश्चन बोलते हैं, और फिर बैलेंस कैरी टू बैलेंस शीट आ जाता है, ठीक है ना। सर बड़ा ही आसान सा चैप्टर है, सच में हम अगर बोले इतना आसान चैप्टर है ना, मैं क्या बोलूं हमारा पूरा सिलेबस आसान है, मैं क्या बोलूं। चलिए अब हमारे पास बेटा आगे बढ़ते हम क्वेश्चन की तरफ में क्वेश्चन नंबर बेटा 29 पे जा रहा हूं मैं। एंड ये क्वेश्चन में आप लोगों को ये आज का होमवर्क मिलने वाला है, अपार्ट फ्रॉम बेसिकली जो और क्वेश्चंस होंगे उसके अलावा। पर ये क्वेश्चन मैं पूरे का पूरा फुल फ्लेजेड आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, तो प्लीज मेरे साथ साथ ध्यान से जरा सुनते जाएंगे चीजों को। ये क्वेश्चन बेटा मैंने बोला था कल आप लोगों से आपके 10 मिनट कीमती चाहिए थे, आप लोगों ने कल नहीं दिए, तो आज मैं हक के 10 मिनट लेते हुए अपने पास जो है इस क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहा हूं। एंड आप बच्चे सिंसियरली इसको करके आएंगे और कल हम इसके आंसर को अपने पास दोबारा से वेरीफाई कर लेंगे। सो नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। सो अभी के लिए क्वेश्चन नंबर 29 के मेरे साथ आइटम बाय आइटम बेटा मैं शेड्यूल नंबर लिखता जाऊंगा, प्लीज मेक इट श्योर आप अपने पास करें। द कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन चांसेस इज लेस इन द एग्जामिनेशन, सिंस अगर क्वेश्चन आएगा तो आपके पास 12 to 15 मार्क्स का बनता है, जो कि एनबीएफसी और बैंकिंग की दोनों की वेटेज मिला के बनती है, तो इसलिए चांसेस कम हो जाते हैं। बट ये क्वेश्चन से आपकी एक पूरी ओवरऑल प्रैक्टिस हो जाती है, ठीक है। तो हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 29 बेटा आपका है, फॉलोइंग आर दी लेजर बैलेंसेस दे रहा है इन ₹1000 जो बुक्स ऑफ रवि बैंक से आपको दे रखे हैं ना। बेटा इस क्वेश्चन के अंदर हमें आगे जाके वो ये बोलता है कि आपने अपने पास क्या करना है, हमें अपने पास बैंक का पीएनएल और बैलेंस शीट दोनों बनाने हैं। पीएनएल और बैलेंस शीट दोनों बनाने हैं बेटा।
ये 2021 कर लेना, यहाँ पे भी डेट आपके पास जो है। सो ये हमें दोनों चीजें अपने पास बनानी है ना। अब आइटम बाय आइटम देखते जाएंगे, 16 के 16 शेड्यूल्स हमें याद है कौन सी आइटम कौन से शेड्यूल में जानी है। तो सबसे पहले शेयर कैपिटल, मेरे साथ साथ बेटा लिखते चलना और कोशिश करके बताते चलना। सर शेड्यूल नंबर 1 शेयर कैपिटल किसमें, सर शेड्यूल नंबर 1। देन करंट अकाउंट्स में जो लोगों का पैसा पड़ा है, सर करंट अकाउंट में जो पड़ा है दैट इज शेड्यूल नंबर 3। बेटा एक चीज को हमेशा ध्यान रखते हैं, बचपन से सीखा है, डेबिट बैलेंसेस कौन से होते हैं, सर एसेट के होते हैं और एक्सपेंसेस के होते हैं। क्रेडिट कौन से होते हैं, सर लायबिलिटीज के होते हैं और इनकम के होते हैं, ठीक है ना। तो वो हमें अपने पास चीज पता है। देन इंप्लॉई सिक्योरिटी डिपॉजिट, बेटा आप वर्ड अगर डिपॉजिट से जाओगे तो आप बोलोगे शेड्यूल 3, पर डिपॉजिट के शेड्यूल में हम जो लोगों का पैसा पड़ा उसे डालते हैं। ये इंप्लॉई से सिक्योरिटी ले रखी है, इस वजह से द रेलिवेंट शेड्यूल फॉर द सेम इज शेड्यूल 5, दैट इज अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजन। इट इज नॉट अ डिपॉजिट जो लोगों का पैसा पड़े, ये इंप्लॉई का सिक्योरिटी डिपॉजिट है, तो शेड्यूल 5 में आएगा, ठीक है ना। देन इन्वेस्टमेंट्स इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड, सर शेड्यूल नंबर 8 इन्वेस्टमेंट्स में आ गया। देन गोल्ड बुलियन सिल्वर, अगेन बेटा शेड्यूल नंबर 8, गोल्ड की इन्वेस्टमेंट है, सिल्वर की इन्वेस्टमेंट है, अगेन 8। कॉन्स्टिट्यूएंट लायबिलिटीज फॉर एक्सेप्टेंस इंडोर्समेंट, देखो बेटा आपके पास दोनों दे रखे डेबिट क्रेडिट, तो एक तरीके से नेट इफेक्ट जीरो हो गया ना, नेट इफेक्ट जीरो हो गया, क्योंकि एसेट अकाउंट भी बनता था लायबिलिटी अकाउंट भी बनता था, इसीलिए तो हमारे पास हमने तो इसको शेड्यूल नंबर 12 में दिखा के छोड़ देना है बस। ये आपके पास बैलेंस शीट में ऐसा कहीं नहीं आना, वो कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज में दिख जाएगा शेड्यूल 12 में, ठीक है ना। फिर बोरोइंग्स फ्रॉम बैंक, सर शेड्यूल नंबर 4, बोरोइंग्स आ गई शेड्यूल 4 में। देन बिल्डिंग, सर बिल्डिंग फिक्स एसेट है शेड्यूल 10, बिल्डिंग फिक्स एसेट है शेड्यूल नंबर 10 था। सर फर्नीचर अगेन फिक्स एसेट शेड्यूल नंबर 10। मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, सर शेड्यूल नंबर 7। बैलेंस विद बैंक्स एंड मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस शेड्यूल नंबर 7। अगर किसी बच्चे को ये डाउट लगता है कि हमें अभी शेड्यूल पूरे याद नहीं है, बेटा घबराना नहीं है, प्लीज घबराना नहीं है, विद प्रैक्टिस हो जाएगा, विद प्रैक्टिस हो जाता है, ठीक है ना। हमने कल पेपर नहीं देके आना, हमने कल पेपर देके नहीं आना है, सो प्लीज डोंट वरी, वी हैव सफिशिएंट टाइम, ठीक है। कमीशन एंड ब्रोकरेज, बेटा क्रेडिट है, कमीशन एंड ब्रोकरेज बेटा आपके पास इनकम आ गई, बेटा शेड्यूल नंबर 14 अदर इनकम में आएगी। देन सेविंग अकाउंट और एफडी में जो पड़ा है, सर शेड्यूल नंबर 3, दोनों शेड्यूल 3 में आ गए, जो सेविंग में पड़ा एफडी में पड़ा है, ठीक है। बैलेंस विद अदर बैंक, सर शेड्यूल नंबर 7, बैलेंस विद अदर बैंक शेड्यूल नंबर 7। अदर इन्वेस्टमेंट, सर शेड्यूल नंबर 8, अगेन शेड्यूल नंबर 8 इन्वेस्टमेंट्स में आ गया। एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, बेटा एक्रूड इंटरेस्ट ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ डेबिट है, तो ये हमारा एसेट हो गया। जो ट्रायल बैलेंस में दिया होगा आपके पास एंट्री डल चुकी है, तो आपके पास ये एसेट है, तो शेड्यूल नंबर बेटा ये आएगा आपके पास 11 में अदर एसेट्स में, 11 में अदर एसेट। मेरे को बताओ ट्रायल बैलेंस में अगर आउटस्टैंडिंग सैलरी दी होती है तो एंट्री डल चुकी होती है ना बेटा, तो वो लायबिलिटी है ना। ऐसी ट्रायल बैलेंस में अगर एक्रूड इंटरेस्ट दे रखा है डेबिट है, यानी कि एंट्री एक्रूड इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट की डल चुकी है, तो ये बस बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखना रहेगा, इनकम बढ़ चुकी है, ठीक है ना। हाँ सर वो बचपन के दिन याद आ गए हमें। रिजर्व फंड, बेटा ये है स्टैट्यूटरी रिजर्व फंड का ओपनिंग बैलेंस, स्टैट्यूटरी रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस शेड्यूल नंबर 2 में आ जाएगा, शेड्यूल नंबर 2 में आ जाएगा। देन पीएनएल अकाउंट, सर ये पीएनएल का ओपनिंग बैलेंस है, ये कहां दिखता है, सर ये पीएनएल अकाउंट में दिखता है, वो ब्रॉड फॉरवर्ड वाला, ये वो पीएनएल अकाउंट में नहीं लिखते नेट प्रॉफिट ब्रॉड फॉरवर्ड, ये वो है, ये वो ब्रॉड फॉरवर्ड की वैल्यू है, ठीक है ना। देन बिल फॉर कलेक्शन, सर इसका कोई शेड्यूल नहीं है, ये सेपरेटली दिखता है नीचे, देखो इसका डेबिट भी दिख रहा है एसेट वाला और लायबिलिटी भी दिख रहा है, ये बिलो शेड्यूल 12, 12 के नीचे दिखता है, ठीक है ना। इंटरेस्ट, सर इंटरेस्ट बताया ही नहीं, डेबिट आपके पास इनकम है कि खर्चा है, बेटा डेबिट क्रेडिट से पता चलेगा ना, क्रेडिट है तो इनकम हो गई ना, तो शेड्यूल नंबर 13। अगर डेबिट होता तो खर्चा होता, ठीक है।
सर लोन और बिल डिस्काउंटेड की वैल्यू दोनों एसेट्स है, शेड्यूल नंबर 9। लोन आ गया शेड्यूल नंबर 9। देन इंटरेस्ट, ये डेबिट आ गया तो ये खर्चा हो गया, शेड्यूल नंबर 15 इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, शेड्यूल 15 इंटरेस्ट एक्सपेंडेड। डिस्काउंट अगेन इनकम, मेन इनकम 13, मेन इनकम 13। रेंट बेटा लॉक का रेंट वगैरह की जो इनकम आती है अगेन क्रेडिट है, इनकम है 14 में, अदर इनकम में आ गया, अदर इनकम हो गया 14 हो गया, ठीक है ना। देन ऑडिट फीस, सर ऑडिट फीस खर्चा हो गया 16, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में चला जाएगा। देन डेप्रीसिएशन रिजर्व फर्नीचर, बेटा ये हो गई एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्शन। तो इसे क्या करते हैं सर, एसेट्स में से माइनस करके दिखा सकते हैं, ये क्रेडिट है तो बेटा इससे क्या करेंगे, शेड्यूल 10 में फिक्स एसेट में से क्या करेंगे, माइनस करके दिखा देंगे, क्रेडिट है ना बेटा। तो ये डेप्रिसिएशन रिजर्व दे रहा है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये डेबिट नहीं दे रहा, डेप्रिसिएशन की एंट्री डल चुकी है, ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दे रहा है बेटा। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्या करते हो सर, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को हम एसेट में से माइनस करके दिखाते हैं, है ना। फिर सैलरीज का खर्चा और रेंट एंड टैक्सेस का खर्चा, सर दोनों खर्चे आ गए शेड्यूल नंबर 16 में। ठीक है ना। हर्ष बेटा हम प्रेफर करते हैं डेप्रिसिएशन को एसेट में से माइनस करके दिखाते हैं रादर देन अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजन के, क्योंकि वो उससे रिलेटेड होता है, ठीक है ना। कैश इन हैंड एंड विद आरबीआई, सर शेड्यूल नंबर 6 का टोटल दे दिया। मैंने पहले ही बोला बेटा अगर बैलेंस शीट के अभी शेड्यूल्स याद नहीं है घबराना थोड़ी ना है, तभी तो अभी एक बार बोलते जा रहा हूं, सुनोगे तो दिमाग में बैठेगा और जब लिखोगे तो और प्रॉपरली बैठ जाएगा, ठीक है ना। फिर मिसलेनियस इनकम, मिसलेनियस इनकम सर शेड्यूल नंबर 14 अदर इनकम। डेप्रिसिएशन रिजर्व बिल्डिंग अगेन फिक्स एसेट में से माइनस करके दिख जाएगा ये बिल्डिंग में। देन डायरेक्टर फीस सर 16 खर्चा, पोस्टेज अगेन खर्चा, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट सर खर्चा है पर इसको कैसे दिखाते हो याद करो सर, इसे 14 में माइनस करके दिखाते हैं, सर इसे 14 में माइनस करके दिखाते हैं, ठीक है ना। और लास्ट चीज है ब्रांच एडजस्टमेंट्स, बेटा ब्रांच एडजस्टमेंट्स आपके पास बड़ी सिंपल सी बात को बोलता है, कहता है ब्रांच एडजस्टमेंट्स का मतलब है जो अभी अनरिकंसाइल्ड बैलेंसेस रह गए ब्रांचेस के साथ, क्योंकि इतनी ब्रांचेस होती है तो ब्रांचेस का है ये बैलेंस डिपेंडिंग अपॉन डेबिट है कि क्रेडिट, ये एसेट या लायबिलिटी साइड में दिख जाएगा, क्योंकि अभी ये चलता जाएगा ये जब तक रिकंसाइल नहीं होता। सो अगर ये डेबिट है तो अदर एसेट, क्रेडिट है तो अदर लायबिलिटी। तो क्योंकि ये डेबिट है तो बेटा कहां दिख जाएगा सर, अदर एसेट में 11 नंबर में। अगर ये क्रेडिट होता तो अदर लायबिलिटी में आ जाता है शेड्यूल नंबर 5 में। अगर ये डेबिट है तो अदर एसेट हो गया, क्रेडिट है तो अदर लायबिलिटी हो गया, ठीक है ना। अभी तो बेटा बोला विश्वरूप, बेटा ध्यान से सुनो ना, ये ब्रांचेस के साथ जो बैंक की इतनी हजारों लाखों ब्रांचेस होती है उनके साथ के अनरिकंसाइल्ड बैलेंसेस की वजह से दिख रहा है, लॉजिकली ये खत्म हो जाता है जब रिकंसिलिएशन हो जाती है, पर ये दिख रहा है यहाँ पे। तो ये अगर आपका जब तक रिकंसाइल नहीं होता तब तक ये दिखता रहता है हमारी बैलेंस शीट में, खत्म नहीं करते। सो अगर डेबिट है तो अदर एसेट, क्रेडिट है तो अदर लायबिलिटी, ठीक है। हाँ जी। देन बेटा हमारे को उसने दी है कुछ एडजस्टमेंट्स। पहली एडजस्टमेंट तो बेटा पहले तो उसने कैश इन हैंड और बैलेंस विद आरबीआई का आपके पास बेटा वैल्यूज बता दी बस। तो ये जो ऊपर उसने कैश इन हैंड और विद आरबीआई दिया था उसका ब्रेकअप दिया है, उसका ब्रेकअप दिया तो शेड्यूल 6 में इसका ब्रेकअप वैसे डल जाएगा, वो बता रहा है कि वो बना कैसे है, वो उसका रेलिवेंस वो है। एडजस्टमेंट्स में पहली एडजस्टमेंट है रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड टू बी प्रोवाइडेड। बेटा एडजस्टमेंट्स के दो इफेक्ट सोचने हैं क्या क्या होंगे, हमें रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड प्रोवाइड फॉर करना है तो क्या इफेक्ट होंगे सर, एक शेड्यूल 13 में इनकम कम हो जाएगी और दूसरा इफेक्ट क्या आएगा बेटा सर, लायबिलिटी साइड पे दिख जाएगा ना, प्री रिसीव्ड इनकम है तो लायबिलिटी साइड में कौन से शेड्यूल में दिखेगा सर, शेड्यूल नंबर 5 में।
अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजन में, अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजन में, ठीक है ना। तो हमारे पास दो इफेक्ट हो गए, वन आपके पास रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, एक आपकी इनकम कम हो गई, प्री रिसीव्ड इनकम है, और दूसरा आपके पास अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजन में दिख गया लायबिलिटी साइड में। सेकंड एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएशन जो आ रही है बेटा एसेट्स के ऊपर, सो डेप्रिसिएशन का खर्चा पीएनएल में कौन से शेड्यूल में जाएगा बेटा, डेप्रिसिएशन का खर्चा कौन से शेड्यूल में जाता है सर, 16 में जाएगा। तो एक तो खर्चा 16 में आ गया, और दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा सर, दूसरा इफेक्ट जाएगा एसेट की वैल्यू कम हो जाएगी, तो 10 में माइनस हो जाएगा, 10 में माइनस हो जाएगा, बिल्कुल सही बेटा, 10 में माइनस हो जाएगा, यस सर। फिर अगला, इंक्लूडेड इन करंट अकाउंट्स लेजर आर अकाउंट्स ओवरड्रॉन टू द एक्सटेंट ऑफ 2500। अब ये पॉइंट मेरे साथ आप लोगों ने समझना है, ये क्या दे रहा है, ये पॉइंट आप लोगों ने मेरे साथ समझना है कि वो क्या चीज दे रहा है बेटा आपके पास जो है, ठीक है। तो यहां पर में आपके पास में जो है इस पॉइंट का रेलेवेंस समझना है हमें। अब बेटा मैं अगर आप लोगों से कहता हूं, मेरी बात को ध्यान सुनना, आप एक बार ना कल के क्वेश्चन को देखना, जो हमने कल भी एक क्वेश्चन किया था, बैलेंस शीट का भी किया था, और हमने वैसे भी अपने पास सीआरआर एसएलआर के समय भी किया था। वहां आपको बेटा करंट अकाउंट्स के बैलेंसेस दिए हुए थे। अगर मैं आपसे कहूं करंट अकाउंट के जो बैलेंसेस है, लेट से आपके पास यहां पे दिया हुआ है 25 और यहां पे दिया हुआ है 140, तो मुझे बताओ इसको कैसे दिखाओगे, मुझे बताओ इसको कैसे दिखाओगे, और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये है कि 140 मतलब ये है कि जिन लोगों का पैसा बैंक में पड़ा है, तो 140 कहां दिखेगा सर, शेड्यूल नंबर अपने पास जो है 140 दिखेगा शेड्यूल 3 में डिपॉजिट्स में, और जो 25 है वो है ओवरड्राफ्ट, वो कहां दिखेगा शेड्यूल 9 में एडवांसेस में। ऐसे ही दिखेगा ना, बिल्कुल यस सर, बिल्कुल ऐसे ही दिखेगा। अगर मैं आपके पास बोलूं कि मैं आपको ट्रायल बैलेंस देता हूं और ऐसे लिख के देता हूं कि करंट अकाउंट्स 115, और मैं ये बोलता हूं कि 115 जो है वो 25 की नेटिंग करने के बाद है, नेटिंग के बाद है, मतलब 25 का इसे हमने नेट करके दिखा दिया। तो क्या अब आप 115 दिखाओगे क्या शेड्यूल 3 में, और शेड्यूल 9 में कुछ नहीं दिखाओगे क्या? नहीं सर, हम गलत कर रहे हैं, हमें अपने पास बिल्कुल सही तरीके से दिखाना पड़ेगा, हमें इसको इस तरीके से ही दिखाना पड़ेगा, हमें इसे इस तरीके से ही दिखाना पड़ेगा। उसने मुझे नेट कर दिया, उसने 115 में जो 140 था वो नेट करने के बाद 115 दिखा रहा है वो, तो हम 115 में क्या करेंगे 25 ऐड कर देंगे, तो 140 दिखेगा हमारा शेड्यूल 3 में, और जो 25 है वो दिखेगा शेड्यूल 9 में। क्या ये बात क्लियर हुई? में अगर वो नेटिंग करके दिखा रहा है तो मैं तो सही दिखाऊंगा ना, अलग अलग, मैं नेट करके थोड़ा दिखा दूंगा, मैं तो सही तरीके से दिखाऊंगा ना सर, बिल्कुल हम तो सही तरीके से दिखाएंगे। अब इस क्वेश्चन में भी बेटा यही हो रहा है, बात समझो, इस क्वेश्चन में भी क्या हुआ, हमें करंट अकाउंट्स की वैल्यू दी है 97,000, ये आपको दे रखी है वैल्यू। अब वो कहता है हमारे पास यहां पर में कि ये जो वैल्यू है ना करंट अकाउंट्स के लेजर में, ओवरड्रॉन बैलेंसेस है 2500 के, तो 97,000 की वैल्यू क्या 2500 का नेट करने के बाद दिख रही है एक तरीके से? यस सर। तो लॉजिकली 2500 को हम क्या कर देंगे सर, 2500 को हम ऐड करके दिखा देंगे, तो होगा क्या, इसका इफेक्ट शेड्यूल 3 में एंड शेड्यूल 9 में ही हो जाएगा। तो इफेक्टिवली शेड्यूल 3 में क्या होगा सर, 97,000 प्लस 2500 करके दिख जाएगा, और शेड्यूल 9 में ओवरड्राफ्ट दिख जाएगा 2500 से। बेटा एक सिंपल सी बात है, एसेट साइड भी 2500 से बढ़ा दी, लायबिलिटी साइड भी 2500 से बढ़ा दी, मैच कर गई ना बैलेंस शीट, दोनों इफेक्ट दे दिए ना।
एसेट साइड भी बढ़ा दी, उसने नेट करके दिखाया था, हमने उसे ग्रॉस करके दिखा दिया। ओके सर, बिल्कुल बात क्लियर हो जाती है। क्या ये बात क्लियर हुई सभी को? क्या ये बात सभी को क्लियर हुई है? क्योंकि उसने नेट करके दिखा रखा है, बस हमने उसे सही दिखाना है। यस सर, बिल्कुल। और फिर लास्ट क्या है? ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व 25% ऑफ नेट प्रॉफिट। सर ये तो कहने की बात ही नहीं थी। क्या उसे लिखने की जरूरत थी कि स्टैट्यूटरी रिजर्व में 25% डालना है? सर कहने की जरूरत नहीं थी, हमें पता है 25% डालना है, तो इसे हमें पता है क्या करना है। स्टैट्यूटरी रिजर्व आपने क्रिएट किया और वो स्टैट्यूटरी रिजर्व के बैलेंस में ऐड हो जाएगा, बैलेंस शीट में। ठीक है ना? तो ये आपके पास चीज आ जाएगी। अच्छा जी, एक बच्चा पूछ रहा है सर इस 4 का बैलेंस का मतलब क्या? बेटा ये 4 इसका मतलब है, देखो ये इसकी वैल्यू की बाइफरकेशन दे रहा है, शेड्यूल नंबर 6 की बेटा 75,000 की बाइफरकेशन दे रहा है कि कैश इन एंड 35,000 है, आरबीआई के पास करंट अकाउंट में इतना पड़ा, अलग से इतना पड़ा। ठीक है ना? दूसरी चीज बेटा, ये जो डेप्रीसिएशन का पॉइंट है, ये करंट ईयर की डेप्रीसिएशन है माय डियर। करंट ईयर की डेप्रीसिएशन के दो इफेक्ट आ गए, पर ये जो डेप्रीसिएशन रिजर्व दे रखी है ना बेटा, ये ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन है, पिछले सालों की इकट्ठी की भी डेप्रीसिएशन। वो तो वही एसेट में से माइनस करोगे और करंट ईयर की भी वहीं से माइनस हो जाएगी ना बेटा। हाँ सर, बिल्कुल क्लियर होगी बात। ठीक है ना? ये बात हमें क्लियर हो जाती है। इज दिस आपके पास एब्सोल्युटली क्लियर? एक बच्चे ने आई थिंक ये बात भी पूछी थी जो मेरी नजर पड़ी थी। एक बच्चे ने बोला था सर यहाँ पे पीएनएल का बैलेंस था कहीं पे। बेटा पीएनएल का जो बैलेंस है, मुझे बताओ, जो ये अकाउंट में दिख रहा है, मुझे बताओ ये कौन सा बैलेंस है बेटा? सर ये पीएनएल का बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड है। इसे कहां दिखाते हो? इसे हम अपने पास पीएनएल अकाउंट में नेट प्रॉफिट ब्रॉट फॉरवर्ड दिखा देते हो ना। उससे क्या होता है, ऑटोमेटिकली आपका बैलेंस कैरेट टू बैलेंस शीट ऑटोमेटिकली उसको इंक्लूड करके आ जाता है ना। यस सर, बिल्कुल उसको ऑटोमेटिकली इंक्लूड करके आ जाता है। तो हमारे पास हम इसे पीएनएल में दिखा देते हैं ना, ब्रॉड फॉरवर्ड बेटा। क्या ये बात सभी को क्लियर हुई है अभी? यस सर, एब्सोल्युटली क्लियर। तो अब आप बच्चों का कार्य क्या है? आप बच्चों का ये कार्य है कि आप बच्चे इस क्वेश्चन को मैंने पूरा समझा दिया, तो आपके पास इसे करके आएंगे। ठीक है ना? सारे शेड्यूल के साथ में बना के आएंगे। यस सर। अगला आपके पास जो है प्रेरणा बेटा, आप अपने पास जो है दोनों ऑप्शंस कर सकते हैं। आप दिखा भी सकते, नहीं भी दिखा सकते, कंसीडरिंग कि क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो। पिछले क्वेश्चन में बोला था तो हमने दिखा दिया था, वहां पे करा था पूरी कंप्यूटेशन। इस क्वेश्चन में आपकी मर्जी, आप कंप्यूटेशन करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते, तो आप नहीं भी करेंगे चलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है? हाँ जी, यस पार्थ बेटा, बिल्कुल उसे भी तो एक्यूमुलेटेड ओपनिंग में ऐड करके एसेट में से माइनस ही करोगे ना बेटा। चलिए बेटा, क्या आपके पास जो है, हाँ, मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, क्या ये आपके पास आंसर आप करके आएंगे? यस सर, बिल्कुल करके आएंगे, हम बिल्कुल अपने पास करके आएंगे। और साथ ही साथ में मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग जो है इसको प्रॉपरली करके आएंगे ताकि हम इसके आंसर को डिस्कस कर सके। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट बेटा, आपके पास जो है क्वेश्चन है, हाउ विल यू डिस्क्लोज द फॉलोइंग लेजर बैलेंसेस इन द फाइनल अकाउंट्स ऑफ एबीसी बैंक? एक जनरल क्वेश्चन आ रहा है बेटा, फिगर्स इन लैक्स दे रखी है, करंट अकाउंट्स, सेविंग अकाउंट, एफडी। बेटा ये तीनों कहां दिख जाएंगे? सर ये दिख जाएंगे शेड्यूल नंबर 3 में। कैश क्रेडिट, टर्म लोन, बिल परचेज एंड डिस्काउंटेड, ये कहां दिख जाएंगे? सर ये तीनों दिख गए शेड्यूल नंबर 9 में। कह रहा है करंट अकाउंट के लेजर जो ऊपर इंक्लूडेड नहीं है उसके अलावा बता रहा है कुछ ओवरड्रॉन है टू द एक्सटेंट ऑफ 250 लैक्स। तो हमारे पास में करंट अकाउंट्स लेजर जो है कुछ एक्सटेंट तक, प्रेरणा बेटा अभी बाद में आता, मैंने आपका आंसर दे दिया था, आप सीआरआर नहीं भी दिखाएंगे चलेगा, क्वेश्चन ने नहीं बोला बेटा। और अगर आप दिखा भी देंगे उसमें कोई गलत नहीं होगा, आप नीचे नोट दिख के क्लियर कर दीजिए। कल के क्वेश्चन में बोला था इसलिए हमने किया था बेटा, आज के क्वेश्चन में उसने कहीं नहीं बोला तो आप नहीं भी करेंगे चलेगा, अगर आप करना चाहते हैं आप नोट दे दीजिए।
ठीक है बेटा। हाँ जी। सो ये हमारे को बेटा उसने करंट अकाउंट्स के बैलेंसेस दिए हैं, जो ऊपर की फिगर में आपके पास जुड़े हुए उसने बोला है नहीं है, मतलब ये फिगर तो आपके पास एक तरीके से उसने दे ही रखी है। उसके अलावा बता रहा बेटा ओवरड्रॉन है 250 का, तो ये ओवरड्रॉन कहां चला जाएगा सर? ओवरड्रॉन हमारे पास चला जाएगा शेड्यूल नंबर किसमें 9 में, एडवांसेस में आगे बेटा ओवरड्राफ्ट का बैलेंस, ठीक है ना। फिर इसके बाद बोल रहा है एक कैश क्रेडिट अकाउंट 10 लाख का इज डाउटफुल बेटा। इसमें बेटा ये इंक्लूडिंग इंटरेस्ट को अपने पास काट देना, क्योंकि इट विल क्रिएट आपके पास कंफ्यूजन, और ये आपके पास पहले कभी ना आई से कि स्टडी मैट में क्वेश्चन तो उन्होंने रिसेंट से हटा दिया। द रीजन इज बिकॉज ऑफ ओनली दिस पर्टिकुलर थिंग, और इसमें हम एक छोटी सी एजम्पशन भी लेंगे, वो मैं आपको बता दूंगा। उसने बोला एक कैश क्रेडिट का अकाउंट 10 लाख का क्या है, डाउटफुल है। ओवरड्रॉन का मतलब बेटा ओडी होता है आपके पास। क्या आपने कभी किताबों में रिपू बेटा ये बैंक का चैप्टर किया है? क्या आपने बैंक अकाउंट बनाया है? आप मुझे बताओ, जब आप अपनी किताब में बैंक अकाउंट बनाते हो तो कौन सा बैलेंस आता है सर? पॉजिटिव बैलेंस आता है, डेबिट बैलेंस। और जब क्रेडिट आता है तो आप उसे क्या बोलते हो बेटा? सर ओवरड्राफ्ट बोलते हो ना। तो बैंक की किताबों की बात हो रही है, आप अपनी किताब में ओवरड्राफ्ट का क्रेडिट दिखाते हो, आपने बैंक को पैसे देने हैं, तो बैंक अपनी किताब में ओवरड्राफ्ट को क्या दिखाएगा? डेबिट दिखाएगा ना। बैंक ने आपको पैसे दिए, बैंक के लिए एसेट हो गया बेटा। फिर 60% टर्म लोन्स सिक्योर्ड बाय गवर्नमेंट गारंटी है, 20% कैश क्रेडिट अनसिक्योर्ड और बाकी सिक्योर्ड बाय टेंजिबल एसेट्स है। ये क्यों दिया है? सोच के बताओ ये क्यों दिया है सर? ये पता है वो 9 वाले शेड्यूल में वो बाइफरकेशन करने के लिए दिया है। हाँ सर याद आ गया, वो कल जो आपने सिखाया था, बिल्कुल। तो ये हमारे पास जो है वो सिक्योरिटी वाइज दिखाने के लिए। तो हम अपने पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करें। यस सर। तो शेड्यूल नंबर आपके पास बनने, इसने पूछा क्या क्वेश्चन में सर? उसने बोला है क्वेश्चन के अंदर में हमें चीजों में जो उसने बोली है चीजें, उसने बोला है कि इन बैलेंसेस को कैसे दिखाया जाएगा, इन बैलेंसेस को कैसे दिखाया जाएगा। तो बेटा हम अपने पास वन इज पीएनएल अकाउंट का एक्सट्रैक्ट बना रहा हूं मैं। सर ये क्यों बना रहे बेटा? अभी पता चल जाएगा आपको। यहां पे शेड्यूल नंबर और अमाउंट इन लैक्स, बेटा यहां पे आती है प्रोविजन एंड कंटिंजेंसीज। प्रोविजन एंड कंटिंजेंसीज, जहां पर आपका जो पॉइंट नंबर 2 था ना बेटा क्वेश्चन का, उसने बोला था कैश क्रेडिट अकाउंट डाउटफुल है, तो बेटा उसकी क्या बन रही होगी सर? प्रोविजन बन रही होगी। हम एज्यूमिंग 100% प्रोविजन ही बना रहे हैं, क्योंकि उसने मुझे कैटेगरी नहीं बताई, डाउटफुल लिख के छोड़ दिया। तो मैं अपने पास उस पे एज्यूमिंग 100% प्रोविजन इज क्रिएटेड, हम अपने पास इसका वो एजम्पशन दे देते हैं, जो मैंने आपको बात बोली थी कि एज्यूमिंग 100% provision is created on cash credit account which is doubtful। बेटा बिल्कुल वर्किंग नोट लिख दीजिए, एक ही बात है, वो है तो वही ना। तो पीएनएल के एक्सट्रैक्ट में ये दिख रहा होगा। बेटा मुझे एक चीज बताओ, अगर कैश क्रेडिट अकाउंट, अगर जो एडवांसेस डाउटफुल होते हैं, क्या उसकी प्रोविजन बनाते थे? अभी तक क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर एडवांस बनाते हो कि नहीं बनाते हो? सारे बच्चे फटाफट से बताएंगे। सर प्रोविजन बनाते हैं। तो यहां पे उसने पॉइंट नंबर 2 में क्या लिखा था सर? पॉइंट नंबर 2 में बड़ा क्लियरली लिखा है कि ये कैश क्रेडिट अकाउंट 10 लाख का क्या है सर? डाउटफुल है। तो बेटा जब वो डाउटफुल है तो क्या उसकी प्रोविजन नहीं बनेगी क्या? सर बिल्कुल बनेगी। बिल्कुल बनेगी इसकी प्रोविजन। सो तो बेटा जब प्रोविजन बनेगी तो आपको क्या उसने बताया कि ये डाउटफुल की कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रहा है? सर नहीं बताया। तो हमने इसलिए एजम्पशन दे दी
कि हम 100% प्रोविजन बना रहे हैं, क्योंकि बाकियों के लिए आपके अलग अलग एग्जम्पशन आ गई, 25%, 40%, तो हमने अज्यूम कर दिया और मैंने अजम्पशन बिल्कुल क्लियर लिख दी। आप समझ पा रहे हैं? यस सर। फिर बैलेंस शीट, के आपके पास शेड्यूल्स का एक्सट्रैक्ट, हम अपने पास उतनी शेड्यूल्स बना रहे बेटा, उतनी शेड्यूल्स बना रहे हैं जितनी आपके पास इसमें रेलिवेंट है क्वेश्चन में। सो लाइक शेड्यूल नंबर 3 डिपॉजिट्स, क्या क्या चीजें आनी है बेटा? सर करंट अकाउंट्स, $700, सेविंग अकाउंट्स, $500, फिक्स डिपॉजिट्स, $700। टोटल कितना हो गया बेटा? सर 1900। सो ये 1900 आपका टोटल आ गया शेड्यूल नंबर 3 का डिपॉजिट का, ठीक है ना? ये हमारे पास आ गया बेटा किसका? टोटल शेड्यूल 3 का, शेड्यूल 3 का, ठीक है। देन शेड्यूल नंबर 5, सर 5, हाँ बेटा 5। मुझे ये बताओ, आपने अगर प्रोविजन बनाई थी तो क्या प्रोविजन का सेकंड इफेक्ट नहीं दिखाओगे क्या? हाँ सर, भूल ही गए थे, प्रोविजन जो बनाई थी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, वो यहां दिखा देंगे ना उसका सेकंड इफेक्ट। तो एक इफेक्ट प्रॉफिट कम हो गया, दूसरी प्रोविजन दिखा दी यहाँ पे, ठीक है ना? तो वो 10 लाख का सिर्फ इतना ही करना था और कुछ नहीं करना। देन कम्स द मेन पॉइंट जिसकी वजह से क्वेश्चन को करा जा रहा है। कौन सा शेड्यूल? सर शेड्यूल 9 एडवांसेस, जिसकी वजह से मेन क्वेश्चन को करा जा रहा है। कितनी क्लासिफिकेशन है सर? 2 प्रकार की क्लासिफिकेशन है। पहली प्रकार की क्लासिफिकेशन में क्या क्या है सर? बिल परचेज एंड डिस्काउंटेड, कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट, पार्थ बेटा आपकी बात का जवाब देता हूं, घबराओ मत। और आपके पास टर्म लोन। जी पार्थ बेटा ने एक सवाल पूछा है, सर प्रोविजन अगर लायबिलिटी है तो उसे पीएनएल में क्यों लेते हैं? बेटा लायबिलिटी क्रिएट करोगे तो पहले लॉस तो रिकॉर्ड करोगे ना, फिर ही लायबिलिटी क्रिएट होगी। लायबिलिटी अपने आप कैसे क्रिएट हो जाएगी? डेट टपक के आई और बैलेंस शीट में दिख गई। आप परचेज टू क्रेडिटर की एंट्री डालते हो, सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी की एंट्री डालते हो, तो खर्चा पीएनएल में रिकॉर्ड तो करते हो ना बेटा, उसके बाद ही उस लायबिलिटी क्रिएट होती है ना। तो ये पहले नुकसान रिकॉर्ड करोगे तो ही कॉरेस्पॉन्डिंगली लायबिलिटी रिकॉर्ड होगी ना बेटा। अच्छा जी, हाँ जी। कैश क्रेडिट, बेटा कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट में द प्रॉब्लम हियर इज, आपके पास जो आ रहा है, पहले बिल परचेज एंड डिस्काउंटेड देख लेते कितना है सर, वो तो 800 है। टर्म लोन कितना है सर? 500 है। कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट कितना है सर? वो है 600, पर नीचे ओवरड्राफ्ट दिया था, कितना है ओवरड्राफ्ट सर? 250। ओवरड्राफ्ट दिया 250, तो कितना हो गया? 600 नीचे था, 250 अलग था, तो टोटल हो गया 850। सो ये आ गया 2150, 2150, ठीक है ना? देन कम्स द सेकंड क्लासिफिकेशन बेटा,
सेकंड क्लासिफिकेशन क्या है सर सिक्योरिटी वाइज? पहला secured by tangible assets, covered by bank oblique government guarantee, और अनसिक्योर्ड। तो बेटा सिक्योर्ड बाय टेंजिबल एसेट्स में आपके पास जो है हमारा टोटल तो कितना ही आएगा सर? टोटल तो 2150 ही आएगा, ये बात तो पक्की है। अब उसने कौन कौन से दिए? कहता है 60% टर्म लोन सिक्योर्ड बाय गवर्नमेंट गारंटी है, तो टर्म लोन है 500 के, 500 का 60%, 500 का 60%, दैट इज 300। ठीक है ना? जयश्री बेटा हमने उसे अलग से ही दिखा दिया प्रोविजन को, ताकि इंडिविजुअल से माइनस करके नहीं दिखाया बेटा, दैट इज वन एंड द सेम थिंग बेटा। हमने इंडिविजुअली नहीं दिखाया उस रिस्पेक्टिव चीज से, ऐसे तो बहुत सारे हो सकते हैं ना। इस क्वेश्चन ने एक बोला इसलिए हमने उसको टोटल में रखा है और प्रोविजन को अलग से लायबिलिटी साइड में दिखा दिया, समझो। अच्छा जी, फिर उसने क्या बोला? 20% कैश क्रेडिट अनसिक्योर्ड है, तो बेटा 20% कैश क्रेडिट अनसिक्योर्ड है। अब यहाँ पे कैश क्रेडिट कितना है बेटा? यहाँ पे कैश क्रेडिट है 600 का 20%। यहां पर में बेटा हमारी एजम्पशन आ सकती है कि आप बच्चे यहाँ 600 की जगह बच्चे बोलते हैं सर क्या 850 ले सकते हैं? हाँ बेटा 850 ले सकते हो, पर उस केस में आपने कैश क्रेडिट के साथ ओवरड्राफ्ट भी ले लिया। उसने वर्ड सिर्फ कैश क्रेडिट बोला है, तो दैट्स दी एजम्पशन, जो मर्जी ली जा सकती है, दोनों वैसे सही होगी, उसमें कोई फर्क नहीं है। आप 120 भी ले सकते हो, 170 भी ले सकते हो, बट उसने क्योंकि वर्ड क्वेश्चन में सिर्फ कैश क्रेडिट बोला है, तो वी आर गोइंग बाय दी वर्ड ओनली कैश क्रेडिट। ठीक है ना? और फिर बैलेंसिंग फिगर क्या आ गई? कितने सिक्योर्ड बाय टेंजिबल एसेट्स है, तो कितने बने सर? 1730। चेक कर लेंगे बेटा क्या यही आ रहा है? हाँ जी, ऑब्वियसली बेटा अगर आप अपने पास ये 170 लेते तो ये 50 से बढ़ जाता और ये 50 से कम हो जाता, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, वो तो बैलेंसिंग फिगर ही आनी है। तो अगर आप वो 850 का लेते तो वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाती और सिक्योर्ड बाय टेंजिबल की वैल्यू कम हो जाती। ठीक है ना? क्योंकि उसने कैश क्रेडिट बोला था, इसलिए बेटर ऑप्शन कौन सा था लेना सर? बेटर ऑप्शन हमारे पास यही वाला था, 600 वाला। ठीक है ना? अकेला वर्ड कैश क्रेडिट बोला था। इज दिस क्वेश्चन एब्सोल्युटली क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? सिनॉप्सिस था ये, सिनॉप्सिस इन टर्म्स ऑफ ओनली शेड्यूल 3 एंड शेड्यूल 9 वाज इंपॉर्टेंट। ठीक है ना? यस सर, बिल्कुल क्लियर है हमें ये क्वेश्चन। ओके मेरे प्यारे बच्चों, एंड now we are moving to the last topic of this particular chapter। हम अपने पास बेटा जा रहे हैं इस चैप्टर के सबसे अंतिम टॉपिक में, जो कि हमारे पास आ रहा है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, अ वेरी 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 इजी टॉपिक, जस्ट लाइक द फुल चैप्टर। चैप्टर आपके पास काफी आसान है। द ओनली थिंग इन द चैप्टर इज द नंबर ऑफ टॉपिक्स, दैट्स व्हाई यू विल सी कि मैं आप लोगों को बेटा जब भी पढ़ाऊंगा आपके साथ टॉपिक बाय टॉपिक कराऊंगा, ताकि आप लोगों के माइंड में हमेशा रिवीजन करते समय हमेशा एक क्लैरिटी हो कि इस चैप्टर में कितने टॉपिक हमें करने हैं। ठीक है ना? सो ये एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट टॉपिक है, जिसका बाकियों से एज सच कोई लेना देना ही नहीं है, और इसका क्वेश्चन भी इंडिपेंडेंटली आता है। हम कुछ क्वेश्चन अपने पास करेंगे, कुछ आपके जैसे आप होमवर्क में करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी ना। ये टॉपिक आपके पास बता क्या रहा है? नाम से ही बड़ा क्लियर हो रहा है। ये कहता है कि बैंक की क्या कैपिटल एडिक्वेट है या नहीं है टू मिटिगेट इट्स रिस्क। तो ये कहने जा रहा है
कि वेदर द बैंक इज हैविंग एडिक्वेट कैपिटल टू कवर देयर रिस्क, तभी हमने उससे एक रेशो बना देगी और वो रेशो परसेंटेज में आपके पास आ जाएगी। यहां पर मैं वो आपके पास इसी चीज को लेके चलने जा रहा है जो डेफिनेशन देता है, इट इज यूज टू डिस्क्राइब द एडिक्वेसी ऑफ द कैपिटल रिसोर्सेज ऑफ बैंक इन रिलेशन टू द रिस्क विच इज एसोसिएटेड विद इट्स ऑपरेशन। आरबीआई ने अपनी तरफ से वैसे एक आरबीआई ने अपनी तरफ से नॉर्म्स में कहा है कि बैंक्स की मिनिमम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कितनी होनी चाहिए बेटा, 9% होनी चाहिए। वैसे ही आपको परसेंटेज याद रखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अगर आपके क्वेश्चन में 9 से कम भी आती है तो भी कोई दिक्कत नहीं, 9 से ज्यादा आती है तो भी कोई दिक्कत नहीं। अगर आप फिर भी याद रखते तो आप बोल सकते हैं कि अगर 9 से कम है तो हम ये लिख सकते हैं कि बैंक शुड ट्राई टू इंप्रूव इट्स रेशियो, हम उतना लिख के आ सकते हैं। वैसे वो रिक्वायर्ड नहीं है, उसके कोई अलग से नंबर नहीं होते ना, क्वेश्चन हमें कमेंट करने को कहता है, क्वेश्चन सिर्फ निकालने को कहता है, ठीक है ना। ये निकलती कैसे बेटा, दो चीजें कवर है, वन हमारा कैपिटल, सेकंड हमारा रिस्क। सो हमें अपने पास जो न्यूमरेटर में आ गई कैपिटल फंड और डिनोमिनेटर में हमारे आगे बेटा रिस्क, वो हमें भी एक एक करके समझते हैं। और जैसे ही मैं इनटू 100 करूंगा तो बेटा क्या ये वैल्यू परसेंटेज में आ जाएगी, यस, क्योंकि मैंने 100 किया तो ये चीज परसेंटेज में आ जाएगी। तो मुझे अब दो चीजें समझनी है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। कहते हैं जी न्यूमरेटर जो कैपिटल फंड है उसमें दो चीजें आती है, एक है बेटा टीयर 1 कैपिटल और एक है टीयर 2 कैपिटल। हमें इसके कुछ कंपोनेंट्स को अपने पास याद रखना पड़ेगा, हम वो अपने पास अभी पढ़ेंगे, याद हो जाएगा, क्वेश्चन करेंगे आपके पास फटाफट से याद हो जाएगा, तो घबराने की बात नहीं है। टीयर 1 टीयर 2 बोल दीजिए या टायर 1 टायर 2 बोल दीजिए, एक ही बात है, इसके दो कंपोनेंट आ रहे हैं न्यूमरेटर के। कहते हैं टीयर 1 कौन सी कैपिटल है, कहता है ये हमारी एक तरीके से कोर ऑब्लिक परमानेंट कैपिटल है। इसके अंदर में जो हमारे आरबीआई ने नॉर्म्स दे रखे उसके अंदर में उसने क्या क्या चीजें कवर कर रखी है हम जरा देखते हैं। कहता है इसमें जो चीजें कवर होती है वो होती है बैंक की मेजर पेड अप कैपिटल आ गई, इसमें कोई डाउट नहीं है। स्टैट्यूटरी रिजर्व्स भी आ गए और भी फ्री रिजर्व जो बाकी है इंक्लूडिंग सिक्योरिटी प्रीमियम। तो स्टैट्यूटरी रिजर्व बाकी फ्री रिजर्व सिक्योरिटी में मिला के, फिर कैपिटल रिजर्व भी आया, पर कहते हैं कैपिटल रिजर्व सिर्फ कौन सा लेना है, जो एसेट्स को बेचा उसके सेल प्रोसीड्स वाला ही लेना है। मतलब कि क्या यहाँ पे रीवैल्यूएशन रिजर्व आएगा, क्या रीवैल्यूएशन रिजर्व एसेट को बेच के बनता है कैपिटल रिजर्व, सर रीवैल्यूएशन रिजर्व बेच के नहीं बनता, वो नोशनल गेन है। तो रीवैल्यूएशन रिजर्व यहां नहीं आ रहा, वो कह रहे सिर्फ जो एसेट्स को अगर बेचा होगा एक्चुअली में उसका जो आपके पास प्रॉफिट है, अगर वो कैपिटल रिजर्व में जुड़ा हुआ है वही लेना है, वही लेना है जो बेच के आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा कहता है परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, जो हमें अपने पास चीज याद रखनी है। परपेचुअल का मतलब होता है लंबे समय तक, इफेक्टिवली तब तक कंपनी चल रही है। नॉन क्यूमुलेटिव का मतलब हो गया जिनका डिविडेंड एक्यूमुलेट नहीं होता है। क्यूमुलेटिव कौन से होते हैं, जिनको अगर इस साल डिविडेंड नहीं दिया तो बेटा हम अपने पास अगले साल इकट्ठे दे देंगे ना 2 सालों का। और नॉन क्यूमुलेटिव कौन से हो गए, जिनका इकट्ठे नहीं होता, उनका एक्यूमुलेट नहीं होगा। तो परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव का मतलब क्या हो गया, एज गुड एज इक्विटी शेयर्स, मतलब जो कहने में इक्विटी शेयर्स नहीं पर फीचर्स उनकी इक्विटी वाली होगी, अंत तक रहेंगे, नॉन क्यूमुलेटिव है। तो वो चीज आपके पास आ गई। और इसके अलावा बेटा एक और उन्होंने टर्म सिक्योरिटी का नाम यूज किया, पर वो कभी क्वेश्चंस में आपको देखने को नहीं मिलता, वो बैंक्स को परमिशन दी जाती है वो ऐसी चीजें इशू कर सकती है, लाइक लिखा है इनोवेटिव परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट, so that is not required at our level to understand the banking debt terminology। हमें एग्जाम के लिए कितनी चीजें याद रखनी है सर, ये चीजें हमें याद रखनी है एग्जाम पर्पस के लिए जो आती है। मेन पेड अप कैपिटल, स्टैट्यूटरी रिजर्व, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी पर मिला के कैपिटल रिजर्व सिर्फ सेल ऑफ एसेट्स और परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। देन कहता है इसमें से कुछ चीजें माइनस भी कर देंगे। आपके पास पार्ट बेटा ये बैंकिंग की नॉर्म्स में है, देयर आर ऑब्वियसली इनके एक्ट्स ने इनको परमिशन दे रखी है बेटा, बात समझो ना। तो अगर दे रखे तो बेटा वो रूल लागू हो जाएगा ना, स्पेसिफिक रूल ओवरराइड्स जनरल रूल माय डियर। इवन आई नो कंपनीज एक्ट ने मना किया, पर इनके लिए अलग से रूल्स में ये चीज लिखी हुई है। हाँ जी,
देन इसमें से बेटा रिडक्शन करनी है, किस चीज की रिडक्शन करनी है, रिडक्शन मतलब माइनस करना इन चीजों को, कौन कौन सी, कहता है इंटेंजिबल एसेट्स अगर कोई है, अगर लॉसेस है वो, और अगर डेफर्ड टैक्स एसेट है। बेटा डेफर्ड टैक्स एसेट के बारे में मैं आप लोगों के साथ पूरा एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करवाऊंगा, दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 22, जो सिलेबस में आके जाके कराऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे बनता है। सो डोंट वरी फॉर दैट आइटम। हमें यहाँ पर आपके पास चीज में बताया गया ये तीन चीजें अगर दे रखी है क्वेश्चन में तो माइनस हो जाएगी। इनटेंजिबल एसेट बेसिकली वो इसलिए आपके पास वो कहता है वो एज गुड एज, एक तरीके से हमारे लिए नुकसान वाली चीज है, ठीक है, हम उसकी वैल्यू को कंसीडर नहीं कर रहे। तो इंटेंजिबल, लॉसेस और डेफर्ड टैक्स एसेट, ये तीन चीजें माइनस हो जाएगी, किसमें से, टीयर 1 कैपिटल में से। तो फाइनली क्या निकल के आ गई, फाइनल टीयर 1 कैपिटल। देन टीयर 2 कैपिटल आ गई बेटा नॉन परमानेंट कैपिटल। टीयर 2 कौन सी आ गई, नॉन परमानेंट कैपिटल विच इज लेस परमानेंट एज कंपेयर टू टीयर 1। कहता है इसके अंदर में क्या चीजें आती है, वो कहता है लेस, जो परमानेंट इन नेचर है, जो लेस रेडिली अवेलेबल है, ठीक है ना। एक परपेचुअल क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, जो हमें अपने पास याद रखनी है, इसमें चीजें बहुत दे रखी है, हमें बाकी चीजें बेटा याद नहीं रखनी है बिल्कुल भी एग्जामिनेशन पर्पस के लिए, बिकॉज ये टर्म्स थोड़ी अजीब अजीब सी लगती है, तो इसलिए हमें अपने पास लगेगा यार पता नहीं इतनी टेक्निकल चीज कैसे आ गई। हमारा इंस्टीट्यूट उस चीज को बेटा बिल्कुल कंसीडर करता है, तो इसीलिए वो हमारे पास जो बोलता है कि एज अ स्टूडेंट्स आपको जो चीजें याद होनी चाहिए, उसमें उसने दो चीजें बोली है, वन इज परपेचुअल क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर जो हमें याद रखना है, और दूसरा रीवैल्यूएशन रिजर्व। पर कहते हैं रीवैल्यूएशन रिजर्व पूरा नहीं लेना, उसमें से 55% माइनस करके लेना है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ अगर रीवैल्यूएशन रिजर्व बेटा 1000 है तो इसमें से हमने 55% माइनस करके हमने कितना लेना है सर, सिर्फ 45% लेना है। हमने कितना लेना है, ओनली 45% लेना है, 55% माइनस करके लेना है। दीज टू थिंग्स बेटा ये आपके पास नॉर्म्स में वो कहते हैं एक तरीके से, आरबीआई ने बेटा मैं 55 का 60 भी हो सकता था, 50 भी हो सकता था, आरबीआई ने डिसाइड किया हुआ है, तो हम डिबेट इस पे नहीं करेंगे, बट लॉजिक समझ लेते क्यों। एक उन्होंने जनरली बोल दिया कि क्योंकि अगर कोई बंदा रिवैल्यूएशन करता है तो वो नोशनल गेन को रिकॉर्ड कर रहा है, पर जब वो एक्चुअली कोई चीज मार्केट में बेचने जाता है तो वो उतने में बिकती नहीं है। सो इस वजह से उन्होंने ये बोला है कि आपने ये ना हो कि जानबूझ के रिवैल्यूएशन जब ज्यादा दिखाया हो, हम 55% स्ट्रेट अवे इग्नोर कर रहे हैं, तो हम कंसीडर ही 45% करेंगे, क्योंकि दैट्स अ नोशनल गेन, दैट्स अ नोशनल गेन, इसलिए ठीक है ना। देन हमारे पास बेटा एक छोटी सी उसने चीज दी है, उसने बोला है जो टीयर 2 की वैल्यू है वो लिमिटेड टू मैक्सिमम 100% ऑफ टीयर 1 होगी, जो कभी किसी क्वेश्चन में लागू नहीं होती। सर क्यों, बेटा ये कंडीशन क्या कह रही है कि टीयर 2 की वैल्यू कभी टीयर 1 से ज्यादा नहीं जाएगी। मतलब कि अगर टीयर 1 की वैल्यू 2000 है और टीयर 2 की वैल्यू 2400 है, तो हमने टीयर 2 की वैल्यू भी 2000 ही ले लेनी है। बेटा आपके जितने भी क्वेश्चन है बैंक के केस में भी हमेशा टीयर 2 की वैल्यू पहले ही कम होती है। क्यों, क्योंकि टीयर 1 के अंदर इतनी चीजें हैं, तो टीयर 1 की वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी, टीयर 2 की कभी आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी। पर फिर भी हमें पता होना चाहिए, फिर भी हमें पता होना चाहिए कि टीयर 2 की वैल्यू टीयर 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। क्या ये टीयर 1 टीयर 2 समझ आया अभी तक, पहले इतनी बात बताओ सिर्फ। सर हमें एक बार फटाफट रिवाइज करा दो, लो बेटा रिवाइज करते चलो। टीयर 1 कैपिटल, अभी न्यूमरेटर सीख रहे हैं, टीयर 1 में क्या आएगा सर, पेड अप कैपिटल, स्टैट्यूटरी रिजर्व, फ्री रिजर्व मिला के सिक्योरिटी पे हम, आपके पास जो आ रहा है अगली चीज कैपिटल रिजर्व सिर्फ सेल ऑफ एसेट्स का, फिर परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव आपके पास प्रेफरेंसेस, क्या क्या माइनस करना है सर, इंटेंजिबल एसेट, लॉसेस और डेफर्ड टैक्स एसेट, ठीक है ना, ये चीजें आ गई। देन हमारे पास अगली चीज आ गई जो की थी आपके पास टीयर 2, जिसमें परपेचुअल आपके पास क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स आ गया, और रीवैल्यूएशन रिजर्व कितना लेना है सर, रीवैल्यूएशन रिजर्व हमने सिर्फ और सिर्फ लेना है 45%, मतलब 55% माइनस करने के बाद।
ओके बेटा, तो क्या मैं आप लोगों को एक छोटा सा क्वेश्चन बिफोर डिनोमिनेटर समझाने जाऊं? क्या सिर्फ न्यूमरेटर निकालने जितना सिखा दूं? हाँ सर, थोड़ा सा ना याद हो जाएगा इस बहाने, वरना ना हम बेचारे नन्हे मुन्ने बच्चे हम भूल जाते हैं चीजों को। चलो बेटा, एक सिर्फ छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें सिर्फ न्यूमरेटर निकालना सीखेंगे, फिर डिनोमिनेटर के साथ फुल फ्लेजेड क्वेश्चन सीख लेंगे। चलिए, सो क्वेश्चन क्या है? कमर्शियल बैंक आपको डिटेल्स दे रहा है बेटा कैपिटल फंड्स की और इनटेंजिबल एसेट्स की। वो कहता है वैल्यूज किस में है? इन करोड़, जिसके अंदर में पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल है 3000, स्टैट्यूटरी रिजर्व है, सिक्योरिटी प्रीमियम है, कैपिटल रिजर्व 360 दिया है, पर क्या बोल रहा है 160 करोड़ इसमें से कौन सा है? ड्यू टू रीवैल्यूएशन। तो ये तो बेटा टीयर 2 में चला गया ना, और बाकी ड्यू टू सेल है, बाकी ड्यू टू सेल है वो टीयर 1 की वैल्यू। इनटेंजिबल एसेट दे रहा है, हमें कह रहा है सेग्रीगेट कर दो इसको टीयर 1 और टीयर 2 में। क्वेश्चन हमें क्या बोला? काइंडली सेग्रीगेट इट इनटू टीयर 1 एंड टीयर 2 कैपिटल। तो क्या ये क्वेश्चन आसान है? यस सर, इससे ज्यादा आसान क्या होगा? तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31। तो सबसे पहले टीयर 1 कैपिटल, वैल्यूज किसमें बेटा? वैल्यूज हैं इन करोड़। क्या क्या चीजें आ रही है सर? पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, $3000, स्टैट्यू रिजर्व भी यही आएगा। यस सर, स्टैट्यू रिजर्व भी यही आएगा। 600, सिक्योरिटीज प्रीमियम भी यही आएगा। 600, कैपिटल रिजर्व यहां कौन सा आएगा? सिर्फ सर कैपिटल रिजर्व सिर्फ आएगा सेल ऑफ एसेट्स वाला, जो एक तरीके का फ्री रिजर्व है, इसीलिए इतना आ रहा है ना सर। टोटल है 360, जिसमें से 160 माइनस हो गया, तो कितना आया? सिर्फ 200। और इसमें से क्या किया बेटा? सर हमने इनटेंजिबल एसेट्स माइनस कर दिए, जो कि है 60। तो कितना हो गया सर? 4340। देन टीयर 2, जिसमें क्या है सर? रीवैल्यूएशन रिजर्व। कितना था? 160, और उसमें से 55% जो उसने बोला है वो माइनस होगा। तो 160 का 55% हुआ 88, और वो माइनस करके वैल्यू आ गई 72। और कोई आइटम है नहीं तो जो आएगी। तो ये हमारे पास टीयर 1 और टीयर 2 की वैल्यू आ गई। अगर हम टोटल कैपिटल फंड बोले तो टोटल कितना हो गया? 4340 प्लस 72, 4412। ओके सर, एग्जाम में कैसे माइनस करेंगे? जैसे मैंने माइनस किया वैसे ही करेंगे बेटा, और कैसे करेंगे पार्थ बेटा? मैं वैसे ही दिखा रहा हूं जैसे आपने करना है बेटा एग्जाम में। सर एग्जाम में कैसे माइनस? ये तो बोनस नंबर है बेटा। हाँ नहीं बेटा, हमारा इंस्टीट्यूट हमेशा कहता है आप ऐसे ही प्रेजेंट करके दिखाओ, बेटर है, क्योंकि उसने बड़ा क्लियरली लिखा है। तो 55% लेस करने में आपके कितने ही सेकंड जाएंगे सर? सिर्फ 10 सेकंड भी हार्डली जाएंगे। तो आपने सीधा 45% नहीं लिखना, माइनस करके दिखाना, ठीक है? हाँ जी। चलो
सर ये बोनस नंबर है बेटा। ये जब पेपर के अंदर क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे क्या बोलते हैं पता है आपको? बच्चे बोलते हैं नंबर बटोर लो बटोर लो बटोर लो। वो बल्ले बल्ले तारा रा 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 करते हैं। हाँ, अब आया बेटा हमारा डिनोमिनेटर। मेरा न्यूमरेटर क्या था? मेरा न्यूमरेटर था बेटा कैपिटल फंड, विच इज टीयर 1 प्लस टीयर 2, टीयर 1 प्लस टीयर 2। अब हमारा आया डिनोमिनेटर विच इज रिस्क, विच इज रिस्क। अब ये रिस्क के अंदर में क्या क्या चीजें आती है? वो कहते हैं रिस्क वेटेड एसेट्स लेने हैं। कुछ जगहों में लॉजिक से बड़ी चीजें क्लियर हो जाएगी, कुछ जगहों में सिर्फ हम परसेंटेजेस को याद रखेंगे और वो भी लॉजिक से आपके पास याद हो जाएगी। सो प्लीज मेरे साथ जरा समझते चलना। ये हमारे पास हमारे आरबीआई ने कुछ वेट्स दिए, वेट्स। ये वेट्स है बेटा रिस्क के। जैसे हम प्रोविजन के रेट लेते हैं वैसे रिस्क परसेंटेज के वेट दिया हमें आरबीआई ने। वैसे तो एक्चुअली में टोटल लाइन आइटम्स जो है बेटा 200-300 आइटम्स है। कितनी आइटम्स है? 200-300 आइटम्स है। पर एज अ स्टूडेंट हमें इतनी याद रखने की जरूरत नहीं है। हमारे इंस्टीट्यूट ने बेटा जितनी हमें याद करने को कही है और उसके अलावा जितनी हमें अभी तक एग्जाम में आई है वो वाली मैं सारी आपको यहाँ पे कराने वाला हूं, ठीक है ना? ताकि हमें कोई भी ना छूट जाए। जितनी हमें इंस्टीट्यूट ने बोली और उसके अलावा भी हम एक्स्ट्रा भी कर रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा भी कर रहे हैं, ठीक है? सबसे पहले आता है जो आपके पास कैश पड़ा है और जो आपका पैसा आरबीआई के पास पड़ा है, सच्चे दिल से कहना क्या कभी वो डूब सकता है? सर अगर आरबीआई डूब गया ना तो हमारा तो विश्वास ही उठ जाएगा। तो बेटा आरबीआई खुद ही रेट दे रहा है तो क्या खुद कभी बोलेगा कि मेरे पास जो तुम्हारा पैसा पड़ा है उसमें भी कुछ रिस्क है? कैसे बेटा बोल देगा वो? तो हमारे पास में आपके पास इसका रिस्क वेट कितना है? 0% है। जो खुद के पास पड़ा है कैश और जो आरबीआई के पास पड़ा है, ठीक है ना? तो इसमें रिस्क वेट कितना है? 0%। मैंने जैसे बोला है काफी चीजें लॉजिक से समझ आ जाएगी, ठीक है? फिर जो पैसा आपके पास दूसरे बैंकों में पड़ा है, जब भी आपके पास दूसरा बैंक आ गया ना बेटा, दूसरा बैंक आ गया तो आरबीआई कहता है वैसे तो रिस्क नहीं होता, हमारे इंडिया में बैंक नहीं डूबते, पर होता कि डूब भी सकते हैं। गारंटी कौन देगा? आपके पास यस बैंक का केस आया था ना पिछले साल, उसकी हालत पतली होगी थी बेटा। शेयर का प्राइस देखा था आपने एकदम से क्या गिर गया था वो? तो बेटा आपके पास इसीलिए उन्होंने बोला है एक कंटिजेंसी पर्पस के लिए कितना परसेंट रिस्क ले लो, उसमें 20% ले लो। बड़ा ही कम ले रहे हैं। देखो मैं फिर से आपको कोशिश कर रहा हूं, जो खुद के पास पड़ा आरबीआई के पास पड़ा 0, जो दूसरे बैंक जैसे ही आगे, दूसरे बैंक आगे तो कितने परसेंट रिस्क? सर 20% रिस्क, ठीक है ना? दूसरे बैंक जैसे आगे 20% रिस्क। फिर अगर इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में करिए, सरकारी सिक्योरिटीज में पैसा लगाया, कभी डूब सकता है? नहीं सर, 0%, ठीक है ना? गवर्नमेंट जैसे आया नो रिस्क। फिर इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स इश्यूड बाय अदर बैंक्स, अदर बैंक्स में आ गया। अदर बैंक्स में क्या करेंगे? सर 20%। सर ये तो बहुत आसान सा लग रहा है। हाँ बेटा आसान ही है। फिर इन्वेस्टमेंट इन वेंचर कैपिटल फंड्स। ओ, वेंचर कैपिटल फंड्स कभी सुना है आपने? क्या होते हैं बताओ बताओ, कभी सुना है वर्ड ये? सर वेंचर कैपिटल फंड्स होते हैं रिस्की वाले। ये ऐसे लोग होते हैं जो न्यू न्यू वेंचर्स के अंदर पैसा लगाते हैं। मतलब आपने इनके में पैसा लगाया और इनका काम क्या है? आगे ऐसी जगहों पे स्टार्टअप्स में पैसा लगाना, जो स्टार्टअप्स वगैरह में अपने पास लगाते हैं, जो नए नए वेंचर रिस्की वाले एरियाज में लगाते हैं। अब यहां पे आप मुझे बताओ क्या आपका पैसा डूब सकता है? सर सारा ही डूब सकता है। देखो सारा ही डूब सकता है, पर इसमें आपके पास बेटा कभी भी अगर आप पैसा 1 लाख रुपए लगाओगे कहीं पे तो डूबेगा तो मैक्सिमम 1 लाख ही ना। देखो रिस्क जो है 100% हो सकता है ना, पर आरबीआई ने दो चीजों में रिस्क की परसेंटेज 100 से ज्यादा दी है। आरबीआई ने दो केसेस के अंदर हमें परसेंटेज 100 से ज्यादा दी है। इसमें कितनी दी है? 150%। वो इसलिए वो इसलिए ताकि बैंक्स जो है कम से कम इसमें इन्वेस्टमेंट करे। इट विल डिस्करेज द बैंक टू मेक एन इन्वेस्टमेंट इन वेंचर कैपिटल फंड, क्योंकि इनसे उनकी रेशो खराब होगी। बात समझो, ये इसलिए 150% का है ताकि ये हाईली आपकी रिस्की है,
तो बैंक विल बी एक्चुअली में क्या होगा, बैंक विल बी डिस्करेज कि वो बहुत ज्यादा अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, क्योंकि इसकी वेटेज कितनी ली है 150%। बात समझ रहे हो, क्योंकि बच्चा ये बोलता है सर 100 से ज्यादा कैसे हो सकता है। अरे बेटा लॉजिक को समझो, लॉजिक क्या है, बैंक क्यों आरबीआई ये नॉर्म्स में लिखा हुआ है, इसलिए ताकि बैंक्स को डिस्करेज करा जाए, ताकि वो रेशियो कम आने ना बन जाए, ठीक है ना। फिर यस बेटा सीड कैपिटल फंड, बिल्कुल। फिर अदर इन्वेस्टमेंट, बेटा जो सरकारी नहीं है वहां आपके पास सारे का सारा ही डूब सकता है। एक बार हम ये लेके चल रहे हैं भाई कितना पोटेंशियल लॉस है, तो 100% हो गया, सिंपल टू से 100%। फिर अगला लोन्स एंड एडवांसेस जिसकी गारंटी गवर्नमेंट ने दे रखी है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, सरकार ने गवर्नमेंट ने गारंटी दे दी, कल को पैसा डूबा हम देंगे पैसा, तो बेटा कितना 0% रिस्क, किस बात का रिस्क। फिर एडवांसेस अगेंस्ट टर्म डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट होते बेटा फिक्स डिपॉजिट, एफडी, टर्म डिपॉजिट मतलब एफडी, लाइफ पॉलिसीज, एनएससी, आईवीपी, केवीपी जहां एडिक्वेट मार्जिन है। ये क्या हुई सर, आपने बात समझो, आपने बैंक के पास एफडी कराई है, क्या आपका बैंक के पास पैसा पड़ा है, पूरा सा पैसा पड़ा, एफडी कराई हुई हमने, आपने उसी एफडी को गिरवी रख के बैंक से लोन लिया हुआ है। क्या अगर आप कल को बैंक को पैसे नहीं दोगे, बैंक तो सिक्योर्ड है ना बेटा 100%। सर बिल्कुल, उसने हमारे एफडी के पैसे लिए हुए, कोई रिस्क ही नहीं है, उसने लाइफ पॉलिसी है, एनएससी बेटा ये नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, आईवीपी इंदर विकास पत्र, केवीपी किसान विकास पत्र, ये पोस्ट ऑफिस की होती है चीजें, ये पोस्ट ऑफिस में आपके पास चीजें, तो यहाँ पे कभी रिस्क ही नहीं है, तो ये आपके पास 0% हो गया, देयर इज नो रिस्क एट ऑल। बेटा लोग लेते रिपू, बेटा जब पैसे की जरूरत होती है तो लोग हर कुछ करते हैं, आप अपनी एफडी नहीं तोड़वाते हो ना, आप क्या करते हो उसके अगेंस्ट में लोन ले लेते हो अगर आपको जरूरत पड़ती है, थोड़े टेम्परेरी पीरियड के लिए, बेटा समझो ना। बेटा जब आप बिजनेस करने जाओगे तो पता चलेगा, बिजनेस में कभी कभार पैसे की इमरजेंसी में जरूरत पड़ जाती है, लाइफ का कुछ नहीं पता होता। हाँ, पॉलिसीज के अगेंस्ट में मिलता है बेटा लोन। आज नितिन सर एक क्लास लेंगे, लोन कैसे कैसे मिलता है, किस किस चीज को गिरवी रख के लोन लिया जा सकता है, नए नए तरीके आज हम सीखेंगे। हो फिर लोन्स एंड एडवांसेस जो बैंक स्टाफ को दिया जा रहा है, किसको दिया जा रहा है बेटा बैंक स्टाफ को, बैंक वाले अपने स्टाफ वालों को लोन दे रहे हैं जो कि फुली कवर्ड है उनके सुपर एनुएशन बेनिफिट और मॉर्टगेज ऑफ फ्लैट हाउस से। बेसिकली ये क्या चीज हुई बेटा कि लोन्स एडवांसेस किसको दिए गए, बैंक स्टाफ को आपके पास आ गए। अब यहां पर में क्या है, जो फुल्ली कवर्ड सुपर एनुएशन बेनिफिट का मतलब क्या हुआ, जो उनके रिटायरल बेनिफिट से कवर है, जो उनके रिटायरल बेनिफिट की जब वो रिटायर होने जाएंगे उस वाले उनके बेनिफिट्स के साथ जुड़े हुए। तो यहां इन्होंने क्या बोला, जैसे मैंने बोला था ना वो अदर बैंक्स आया था वहां 20 था, उसी से लिंक कर लो बैंक स्टाफ को जो दिया गया विच इज 20%, उसी के पास सिक्योर है, पर हमने फिर भी बोला कंटीजेंसी के मामले में उन्होंने बोला 20% रख लो, क्योंकि आपके पास जो उनके बेनिफिट्स वगैरह है वो कल को अगर ऊपर नीचे वैल्यू हो गई तो इस वजह से आपके पास जो उसने बोला 20%। देन उसने बोला लोन्स एंड एडवांसेस जिसकी गारंटी ईसीजीसी डीआईसीजीसी ने दी हुई है, तो कहता है जी 50% आपके पास, एक ही वैल्यू है 50% वाली जो याद रखनी है, जो ईसीजीसी और डीआईसीजीसी वाला है। फिर इसके अलावा बेटा अदर कोई लोन एडवांस है, कोई लीज एसेट आपके पास आ रहा है, कोई एजुकेशनल लोन है, कोई भी इसके अलावा आएगा 100%, जो अलग से कवर नहीं है वो सीधा 100%, जो अलग से कवर नहीं है सीधा 100%, ठीक है। बेटा ईसीजीसी मतलब बेटा ये तो पूरा टॉपिक कराया हुआ है आपको, ईसीजीसी डीआईसीजीसी स्टार्टिंग में टॉपिक कराया हुआ है, सेकंड लेक्चर में क्या होता है, क्योंकि वहां पे जनरली कवरेज एक परसेंटेज की होती है तो वो 51% तक ही सिक्योर्ड होता है ना, इसीलिए उन्होंने क्या बोल दिया कि इस केस में अगर लोन एडवांस दिया है वो गारंटीड है तो 50% लेके रख लो, वो कवर लिया होता है बेटा, ठीक है ना। देन बैंक प्रीमिसेस फर्नीचर फिटिंग कहता है 100% सीधा, बेटा जिसका अलग से नहीं है सीधा 100।
फिर ऑफ बैलेंस शीट आइटम, बेटा ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स का मतलब होता है आपकी कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज, सीधा 100%, अगेन सीधा 100%, ठीक है ना। वेंकटेश्वर बेटा आपके पास वो किसी ना किसी कैटेगरी में तो बांटा जाएगा ना। लोन अगर आप ले रहे हो, कोई ना कोई सिक्योरिटी रखी होगी बैंक के पास जो है, तो उस केस में वो 100% आएगा, अगर किसी में नहीं आ रहा तो। ये सारे अदर वाले बेटा किस में ही आ रहे हैं, 100 में आ रहे हैं आपके पास। रिस्क तो है ही ना बेटा, कल को पार्टी पैसे नहीं देगी। फिर नॉन फंडेड एक्सपोजर टू रियल एस्टेट, अरे लुटेरों को दे दिया। लुटेरों के लिए आप याद है जब हमने प्रोविजन भी बनाई थी, इनकी थोड़ी ज्यादा बनाई थी, जो रियल एस्टेट वाले, इनके केस में अगर आपके पास जो है, इनके केस में आपके पास अगर आ रहा है नॉन फंडेड एक्सपोजर, का मतलब हो गया अगेन इनके रिस्पेक्ट में जो कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज वाला आ रहा है, जहां आपने गारंटीज दे रखी है रियल एस्टेट सेक्टर वालों को, जो रियल एस्टेट सेक्टर वालों के रिस्पेक्ट में गारंटीज वगैरह दे रखी है, वहां पे बेटा कितना है 150%। सर 150 क्यों, 100 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता बेटा। फिर से टू डिस्करेज रियल एस्टेट सेक्टर में, ताकि डिस्करेजमेंट हो, इसीलिए 150% रखा गया। दो ही जगह जहां डिस्करेजमेंट हो कि बैंक का एक्सपोजर इतना ज्यादा रिस्की चीज में ना जाए, इसलिए 150% रख दिया, क्योंकि अगर करोगे तो रेशो कम हो जाएगी ना आपकी, कैपिटल एडिक्वेसी रेशो। सो हमारे पास जो है बेटा वेंचर और रियल एस्टेट आपके पास क्या है सर, वेंचर और रियल एस्टेट आपके पास आ रहे 150%। इनको आपके पास चीज आ गई जो हम अपने पास कह रहे हैं, विच इज टू डिस्करेज बेटा। अच्छा बेटा वो सिर्फ इसलिए क्योंकि जो रियल एस्टेट वाले होते हैं वो आपको जगह दिखा दिखा के क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं हमारे से हमारा ये कमर्शियल प्रॉपर्टी ले लो किराए पे, आपकी कल को इतनी इनकम होगी, ये बहुत अच्छी बनी है प्रॉपर्टी, इसलिए वो पैसा निवेश करवाते हैं और आप लोग अपने पास जो आपके पैसे डूब सकते हैं। इसलिए एलसी एंड एलजी बेटा मैंने कल बताया था, नीरव मोदी बताया था, लेटर ऑफ क्रेडिट, लेटर ऑफ गारंटी, लेटर ऑफ क्रेडिट, लेटर ऑफ गारंटी की बैंक क्या दे रहा है, एक प्रकार के एश्योरेंस दे रहा है। ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रांजेक्शन में होता है, नीरव मोदी वाले केस में हुआ था, जहां पे बैंक्स ने फेक लेटर ऑफ क्रेडिट, लेटर ऑफ गारंटी दी थी। तो वहां पे आपके पास क्या एश्योरेंस दे रहा है, कल को इसने पैसे ना दिए तो बैंक दे रहा है अपनी तरफ से गारंटी, ये होता है बेटा, ठीक है। हाँ जी सर बिल्कुल। अभी जरा मेरे साथ में रेट रिवाइज करेंगे। हाँ जी अभी हमारे साथ में जरा रिवाइज करेंगे। सबसे पहले स्लैब्स बेटा कितनी है पता है आपको, एक 0% स्लैब है, एक 20% है, 50% है, 100 है और 150 है। आपको सिर्फ 0, 20, 50, 150 ध्यान में रखनी है, बाकी सारी 100 आ गई। 0% कौन सी है सर, 0% है कैश या बैलेंस विद आरबीआई, जो पैसा हमने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करा है, जो आपके लोन एडवांसेस गवर्नमेंट के द्वारा सिक्योर्ड है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, जो आपके वो टर्म डिपॉजिट और इंश्योरेंस पॉलिसीज जहां एडिक्वेट मार्जिन है, वो सारे थे 0। ओके सर 20% कहां है, जहां दूसरे बैंक आ गए, आपका पैसा दूसरे बैंक में पड़ा है, क्लेम्स ऑन बैंक्स, दूसरे बैंक्स की में बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, या आपने बैंक स्टाफ को लोन दिया हुआ, वो जैसे बैंक वाला आया दूसरा वैसे 20% हो गया, ठीक है ना। 50% सिर्फ एक केस में था, ईसीजीसी डीआईजीसीसी वाले की अगर गारंटीड वाला है तो। 150% दो ही जगह में था, जहां हम चाहते ही नहीं कि बैंक करे, रिस्की इन्वेस्टमेंट इन वेंचर कैपिटल फंड्स, और दूसरा सर दूसरा था इन्वेस्टमेंट इन वेंचर कैपिटल फंड के अलावा सर जो एक्सपोजर रियल एस्टेट वाला था, दैट इज 150%, ठीक है ना, जहां हम ये नहीं चाहते कि बैंक दे, तो इसीलिए आपके पास अगर बाकी सारे रिमेनिंग किसमें 100% है, इसमें रिमेनिंग आ गए। बेटा मेरी बात समझने की कोशिश करना, चीजें याद तो करनी है, ठीक है ना, बट अगर थोड़े बहुत बीच में लॉजिक्स डाल दोगे ना तो आपके दिमाग में फिट हो जाती है, इसलिए मैं कुछ जगह में आपको वो लॉजिक से कोशिश कर रहा हूं जितने मैक्सिमम लॉजिक से समझ सकते हैं। रेट्स तो देखो प्रिस्क्राइब्ड ही है, हम रेट्स में आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते, बट हम फिर भी उसको एक कुछ हद तक समझ रहे वो क्यों बने हैं,
कितना बना है, वो 20 की जगह 25 क्यों नहीं है, 15 क्यों नहीं है, इसका हम फैसला नहीं कर सकते, बट वो थोड़ा बहुत रिस्क को लेकर उन्होंने 20 बोल दिया। बात समझे? यस सर। तो हमारे लिए वो याद हो जाता है। चलो अब बेटा हम अपने पास क्वेश्चन पे चलते हैं, जरा हम अपने पास क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 पे आएंगे, जरा क्वेश्चन को देखते हैं। रिवीजन कैसे करी जाती है वो बाद में बात आएगी बेटा, डोंट वरी, उसके लिए अलग से सेशन ले लेंगे। कमर्शियल बैंक के फॉलोइंग कैपिटल फंड्स एंड एसेट्स है, सेग्रीगेट करो पहले तो इसको टीयर 1 और टीयर 2 में, फिर रिस्क एडजस्टेड एसेट और रिस्क वेटेड एसेट रेशियो बता दो। रेशियो का मतलब क्या आ गया, वही कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी निकाल देना, ठीक है ना। हमें वैल्यूज बता रहा है बेटा, पेड अप कैपिटल, स्टैट्यूटरी रिजर्व, शेयर प्रीमियम। टीयर 1 की वैल्यूज आ गई, कैपिटल रिजर्व आउट ऑफ विच 40 करोड़ क्या है, ड्यू टू रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट और बाकी ड्यू टू सेल है। तो टीयर 1 टीयर 2 में बाइफरकेट हो जाएगा जैसे पिछले क्वेश्चन में था। ये बेटा परसेंटेजेस आ गई, कैश बैलेंस विद आरबीआई, सर इसका रेट कितना है बेटा 0%। क्लेम्स ऑन बैंक, जैसे ही दूसरा बैंक आया क्लेम्स ऑन बैंक 20%। अदर इन्वेस्टमेंट, सर अदर मतलब 100, जो कहीं नहीं है 100। लोन्स एडवांसेस गारंटीड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, सर 0। बैंक स्टाफ को दिया फुल्ली कवर्ड बाय सुपर एनुएशन बेनिफिट, सर 20%। अदर वाले, सर अदर वाले 100, सीधा 100। प्रीमिसेस फर्नीचर फिक्सचर अदर एसेट्स, तो प्रीमिसेस फर्नीचर फिक्सचर सर 100% सीधा। इनटेंजिबल एसेट, अरे गलती मत कर देना, इनटेंजिबल को टीयर 1 में माइनस करना है, इस पे परसेंटेज मत लगाने बैठ जाना, टीयर 1 में माइनस करना है। और ऑफ बैलेंस शीट आइटम सीधा 100। तो क्या हम ये क्वेश्चन अब कर सकते हैं? यस सर, बिल्कुल करके दिखाएंगे आपके साथ साथ, बढ़िया तरीके से करेंगे। चलो बेटा, तो हम क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करने जा रहे हैं कैपिटल फंड को कंप्यूट, जिसके अंदर में हमारे पास आ रहा है बेटा टीयर 1 कैपिटल। स्टार्टिंग विथ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, $750, स्टैट्यूटरी रिजर्व 150, शेयर प्रीमियम 150, कैपिटल रिजर्व सेल ऑफ एसेट्स वाला। बेटा 90 में से 40 गया तो कितना बचा, 50। और क्या करना है सर, इनटेंजिबल एसेट माइनस हो जाएगा, जो कि कितना है 15। सर टीयर 1 की वैल्यू आ जाएगी बेटा कितनी मनी, 1085। टीयर 2 कैपिटल, रीवैल्यूएशन रिजर्व 40 माइनस 55% जो वो डिस्काउंट कहता है, 22, तो वो गया 18। और टोटल आपके पास आ गया बेटा
दिस इज 1085 प्लस 18 1103। फिगर्स बेटा हमारे पास करोड़ में है, क्वेश्चन ने जो दी है वो सारे फिगर्स इन करोड़ से ही चल रही है, ठीक है ना। यहां तक कंप्लीट कर लेंगे। दिस इज अवर व्हाट सर, दिस इज अवर न्यूमरेटर। ये हमारा क्या आ गया बेटा, न्यूमरेटर आ गया, ठीक है ना। देन अगली चीज आ गई बेटा रिस्क वेटेड एसेट्स। रिस्क एडजस्टेड एसेट, रिस्क वेटेड एसेट, जैसे मर्जी आप बोल दीजिए। इसमें बेटा जैसे आप कॉलम पहले बनाते थे ना, हाँ मेरे लिए बेटा करोड़ बड़ी छोटी बात है। यस, मैं आप इतने अच्छे बच्चों को पढ़ाता हूं ना, इसलिए। हाँ जी, यहां पर मैं आपके पास अमाउंट है, रेट और अगेन अमाउंट। चलो अभी बच्चे मेरा बैंक बैलेंस जानेंगे। कैश और बैलेंस विद आरबीआई 60 बेटा 0%, तो 0 सीधा ही आ गया। क्लेम्स ऑन बैंक 170, कितना परसेंट सर, 20%। साथ के साथ ही करते जाओ बेटा, 34 हो गया। अदर इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि कंप्यूटेशन बहुत ज्यादा मुश्किल तो होनी नहीं, 0 100 है, आधी से ज्यादा चीजें तो 2300, 100% हो जाएगा 2300। देन लोन्स एंड एडवांसेस, बेटा गारंटीड बाय गवर्नमेंट। मैं बेटा क्वेश्चन आपके पास पूरा करके दिखा रहा हूं ताकि आपको ये पता चले कि कैसे किया जाता है, ठीक है ना। गारंटीड टू बैंक स्टाफ 50, 20% कितना हो गया 10, ठीक है जी। देन अदर, दैट इज 6170। फिर प्रीमिसेस, फर्नीचर एंड फिक्सचर, अदर एसेट्स वगैरह 392, 100% 3925। हाँ बेटा हमारा हल्का सा यहाँ पे ना थोड़ा सा हम कोशिश करते हैं फॉर्मेट के हिसाब से चले, हल्का सा फॉर्मेट, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है यहाँ पे कि कोई फॉर्मेट। हम ऑफ बैलेंस शीट आइटम का टोटल अलग करके दिखा देते हैं, तो आपने क्या करना है, जो बाकी चीजें और जो कंटीजेंट लायबिलिटी वाला बेटा अलग अलग दिखाना है। तो एक बार टोटल अलग अलग करना है, इतने का टोटल बता दो, इसी के नीचे ऑफ बैलेंस शीट आएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है, पर एक बार टोटल हम सेग्रीगेट कर देते हैं। सो दैट इज 12439 एंड दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द फॉर्मूला, क्योंकि जब हम फॉर्मूले को देखते हैं तो वहां ऑफ बैलेंस शीट आइटम को वो डिनोमिनेटर में अलग से ऐड करने को कहता है, इसीलिए, ठीक है ना। ये हमारे पास टोटल आया, यस सर। देन फिर हमारे पास चीज क्या है, ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स। अगर आप नहीं भी करेंगे कोई दिक्कत की बात नहीं है,
पर हम एग्जामिनर को मौका ना दे नंबर काटने का। ये इसी के नीचे ही चल रहा है बेटा। और टोटल भी करके दिखा दो। टोटल कितना बना था? 12439 प्लस 1550 13989। अगर आप इंडिविजुअली नहीं करते तो यही आना था ना, वो तो हमने इंडिविजुअली कर दिया बस। सो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो या रिस्क वेटेड एसेट रेशियो। इसका बेटा जो फॉर्मूला वो देता है कैपिटल फंड डिवाइडेड बाय रिस्क एडजस्टेड एसेट्स या वेटेड एसेट्स प्लस ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स। तो डोरेमोन बेटा ये इसलिए करा जा रहा है, यहाँ फॉर्मूले में वो अलग अलग लिखता है बेटा, इसलिए समझे। तो न्यूमरेटर कितना था? 1103 और ये बना 12439 प्लस 1550। या आप सीधा ही लिख देते 13989 इंटू 100। तो कितना बना दिया आंसर? 7.88%। 2 डेसिमल तक जरूर दिखाएंगे, 2 डेसिमल तक जरूर दिखाएंगे विदाउट एनी डाउट। सो 7.88% हमारे पास फाइनल आएगा। तो ये हमारे पास एक हमने फुल फ्लेजेड क्वेश्चन कर लिया बेटा, किसका? कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का। एक बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ था ही नहीं करने वाला। हाँ जी, यस सर, बड़ा ही आसान सा चैप्टर है सर ये तो। हाँ जी, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते बेटा। जैसा ये क्वेश्चन है ऐसा एग्जाम में बेटा सेम क्वेश्चन आया था जब आप होमवर्क में करोगे। जैसा आप होमवर्क में आपके पास, वापस बताओ एक बार। क्या बताऊं काजल बेटा, एक बार वापस क्या बताऊं? पूरे क्वेश्चन को रिपीट कराऊं क्या? अभी होमवर्क एक और क्वेश्चन करना है बेटा। क्या बताना है बेटा? हाँ स्लाइड दिखा दी। ओके, थैंक यू। चलिए बेटा, जो क्वेश्चन नंबर 33 है ऐसा ही सेम क्वेश्चन जनवरी 21 के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया था, जो कि आप होमवर्क में अपने पास करोगे तो आपको पता चलेगा। दिस क्वेश्चन कवर्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम्स। दिस क्वेश्चन कवर्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम्स जो हमारे पास बेटा जो है इस वाले टॉपिक के अंदर कवर करी जाती है, ठीक है ना। तो आइए बेटा इस क्वेश्चन को जरा डिस्कस करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है? कमर्शियल बैंक के फॉलोइंग कैपिटल फंड और एसेट्स है, सेग्रीगेट करो इसको किस में? टीयर 1 एंड टीयर 2 में। रिस्क एडजस्टेड एसेट और रिस्क वेटेड एसेट रेशियो निकालनी है, ठीक है ना। तो बेटा यहां पर मैं इक्विटी शेयर कैपिटल सर कौन से में जाएगा? सर टीयर 1 में जाएगा, ठीक है ना। देन परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स किस में ही जाएगा? नॉन क्यूमुलेटिव परपेचुअल सर टीयर 1 में ही आपके पास जाना है, ठीक है ना। देन परपेचुअल क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर सर टीयर 2 में जाएगा। स्टैट्यूटरी रिजर्व टीयर 1 में जाएगा अगेन। कैपिटल रिजर्व 27 लाख ड्यू टू रीवैल्यूएशन है, बाकी ड्यू टू सेल है। तो बेटा हमें पता है इसका क्या करना है। जो ड्यू टू रीवैल्यूएशन है टीयर 2 में, और जो सेल वाला है वो टीयर 1 में जाएगा, बाकी बैलेंस, ठीक है ना। फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम अगेन टीयर 1 में। देन कैश बैलेंस विद आरबीआई, कैश बैलेंस विद आरबीआई सर, कैश बैलेंस विद आरबीआई 0%। बेटा अपने पास
क्या आप साथ साथ वैल्यूज लिखते जाओगे ताकि जो मेरा सेकंड वाला था वो हमारा अपने पास बनाने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी? क्या आप साथ साथ वैल्यूज लिखते जाओगे? यस सर, हम साथ साथ वैल्यूज भी लिखते जाएंगे। परसेंटेज के साथ साथ यहीं पे वैल्यूज लिखते जाना। सर पहले का 0%, तो कितना हो गया सर 0। फिर बैलेंस विद अदर बैंक्स, बैलेंस विद अदर बैंक सर 20%, तो सर 190। टीयर 1 टीयर 2 सॉल्व कर लेंगे पूरा, बट ये वाला हम अपने पास यहीं पे कर लेते हैं, ठीक है ना? ये हम ना यहीं पे कर लेते हैं, थोड़ा सा समय बचा लेते हैं। यस सर, बिल्कुल। टाइम इज मनी सर, टाइम इज मनी, समय को बचाना चाहिए। हाँ जी। क्लेम्स ऑन बैंक्स, क्लेम्स ऑन बैंक बेटा कितने परसेंट? सर क्लेम्स ऑन बैंक इज 20%, तो कितना बनेगा सर? 410। वैल्यूज बताते जाना बेटा। रेड पेन अच्छा लग रहा है कि ब्लू पेन अच्छा लग रहा है? कौन सा पेन अच्छा लगा बताओ? रेड कि ब्लू, कौन सा अच्छा लगा? सर वो कह रहे ग्रीन लाओ, ग्रीन लाओ। सर रेड अच्छा है। अच्छा वंश बेटा, तुम मेरे से किसी दिन मिलो, तुम्हारा मैं दे धनाधन, दे धनाधन कर दूंगा बेटा, मैं सच बता रहा हूं। तुम मिलो तो ताबड़तोड़ करूंगा तुम्हारी पिटाई अलग लेवल से। हाँ, इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स इशूड बाय अदर बैंक्स, बेटा अदर बैंक्स आया तो 20%, कितना हो गया सर? 3120। वेंचर कैपिटल फंड्स, ओहो ये आ गई वो रिस्की वाली, इनमें पैसा नहीं लगाना, तो लगा दो 150% का रेट, 5100। अदर इन्वेस्टमेंट सर 100%, सीधा 100%, 24200। ओके। लोन्स एंड एडवांसेस गारंटीड बाय गवर्नमेंट, ओके सर 0%, 0। गारंटीड बाय पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट ही तो है बेटा, 0। लीज एसेट्स 100%, सीधा 8। टर्म डिपॉजिट सर 0%, टर्म डिपॉजिट आपने बताया था, टर्म डिपॉजिट LIC वगैरह का 0। एजुकेशनल लोन सर सीधा 100%, 24। अदर एसेट्स प्रीमिसेस ये वो सर 100%, 30110। इनटेंजिबल एसेट, ओहो इस पे 100 मत लगा देना, ये माइनस होगा टीयर 1 में। डेफर्ड टैक्स एसेट सर ये भी माइनस होगा टीयर 1 में। अच्छा सर याद आ गया। ऑफ बैलेंस शीट आइटम सर 100%। और नॉन फंडेड एक्सपोजर टू रियल एस्टेट, सर नॉन फंडेड एक्सपोजर टू रियल एस्टेट में कितना आएगा सर? 150%। और ये कितना बना? 5700। क्या आप बच्चे एक काम कर सकते हैं मेरे लिए? सर आप बोलो, हम जान भी दे देंगे। नहीं नहीं बेटा, जान नहीं चाहिए आपकी। और ये बच्चा आप इमोशनली बोलते हैं, ऐसे कोई थोड़ी ना देता ना, मेरे को चाहिए। हाँ बेटा, आप मुझे इसकी वैल्यू का टोटल बताओ। टोटल करने को कह रहा हूं और कुछ नहीं कह रहा। जो डिनोमिनेटर है उसको निकाल रहे हैं। अरे ऊपर करो, अपने कॉपी में नहीं लिखा क्या? ऊपर करो नीचे करो, मैं यही करता रहूंगा क्या? 63162, ये कह रहे इसका टोटल है, मुझे ऐसा लगता है। और इसका टोटल है 46300। ओके। आपने लिखने का बोला, पता नहीं क्या क्या लिखते रहते हैं। हाँ जी। सो ये हमारे पास आया 63162 और 46300, क्या यही आया? यस सर यही आया, ये आ गया। यस सर बिल्कुल आ गया।
अब बेटा मेरे पास प्यारे बच्चे मेरी बात को सुनेंगे, हम अपने पास न्यूमरेटर वाले पार्ट को निकाल लेते हैं। क्या क्या चीजें हैं सर? इक्विटी शेयर कैपिटल 5800, परपेचुअल 1600, then statutory reserve 2700, then capital reserve, sale of assets, कितना आएगा बेटा? 90 माइनस 27, सर 63, then securities premium 1400। इसमें से क्या क्या चीजें माइनस हो रही है बेटा? इंटेंजिबल एसेट 36, और डेफर्ड टैक्स एसेट 0.8। बेटा चेक करेंगे कितना हमारे पास आया। दिस इज टीयर 1। वन 11526.2, 11526.2, ठीक है ना। देन हमारे पास क्या है सर? टीयर 2 कैपिटल, इसमें क्या क्या है सर? परपेचुअल क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स 1100, और रीवैल्यूएशन रिजर्व सर 27 है, माइनस 55% करना है। 27 का 55% बना 14.85, और वो माइनस करके आया कितना? 12.15। तो वैल्यू बनी 1112.15, 1112.15। तो टोटल हमारे पास कितना आ गया बेटा? 12638.35। चेक करेंगे बेटा, क्या यही हमारे पास आ रहा है? क्या यही हमारे पास आ रहा है? बिल्कुल सर, यही हमारे पास आ रहा है। हाँ जी बिल्कुल सर, यही आया है। और फिर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, जो कि 12638.35 डिवाइडेड बाय, आप प्यारे बच्चों ने कितनी मदद करी थी वैल्यूज बताने में, 63162 प्लस 46300।
तो दैट इज 109462 हो गया ना। $11.545। चलो बहुत ही बढ़िया। ये लो बेटा लास्ट स्लाइड दिखा देता हूं। ये लो बेटा लास्ट स्लाइड देख लो ऋत्विक बेटा। क्लास 7:15 तक होती है। यस मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 7:15 तक होती है और क्लास के टाइम में हमारे पास हम पूरे 2 घंटे प्रॉपरली पढ़ के जाते हैं। किसी दिन 2 4 5 मिनट हम जल्दी भी फ्री हो जाते हैं, किसी दिन हम लेट भी हो जाते हैं। अरे बेटा रिस्क बेस शो करना है, क्यों नहीं शो करना है यशवी बेटा, कैसी बातें कर रहे हो, ये मैंने यहां नहीं कर दिया था। ये कह रहे थैंक यू सर, हमारे पास जो है हैव अ नाइस डे। अरे यह वंश बेटा, तुम्हारा दिन पहले ही बहुत अच्छा निकला था और मैंने तुम्हें क्या बोला, तुम मेरे से किसी दिन मिलो तो मैं तुम्हें बताऊंगा, तब तुम्हारा ताबड़तोड़ होएगा, ठीक है ना। अच्छा जी, चैप्टर के अंतिम क्वेश्चन पे आएंगे। इट्स अ जनरल क्वेश्चन इसलिए लास्ट में हो रहा है। ये कभी इंस्टीट्यूट के ओल्ड स्टडी मटेरियल्स में था, फिर उन्होंने हटा दिया था। ऊपर करो एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, ये लो मैंने ऊपर कर दिया, स्क्रीनशॉट ले लेंगे प्यारे बच्चे। सर कभी आप दिल्ली आओ। अरे भाई बस पीटोगे तो नहीं ना, फिर देख ले, फिर मैं आ जाऊंगा, ठीक है। वैसे मैं दिल्ली आया था, लास्ट वीक आया था बेटा। नहीं सर कैसी बात करते हो, डर लगता है, पता नहीं चलता। कहे सर आप तो क्लास में हमारे पास जो है हमारी इतनी मजाक करते हो, तो अब ऐसा क्या पता चलेगा। सर आप कहां से हो बेटा, मैं चंडीगढ़ से हूं। क्या बात है सर, आई एम फ्रॉम चंडीगढ़। दिस सर बेटा इतना क्यों पर्सनल हो रहे हो, सर आप दिल्ली क्यों आए थे, मैं आपको बता के आऊंगा, पहले बताओ। शुड आई एम सपोज टू टेल यू मैं दिल्ली क्यों आया था। बेटा किसी से मिलने आया था, कोई बहुत जरूरी था पर्सन जिससे मैं मिलने आया था, बहुत समय से नहीं मिला था उससे, इसलिए मैं लास्ट वीक दिल्ली गया था, पता है आपको। ओ स्पेशल वन। तुम लोगों को एक ही बात तो सोचती है, सर गर्लफ्रेंड बस। सर और किससे मिलने गए होंगे, एक्स गर्लफ्रेंड, करंट गर्लफ्रेंड, फ्यूचर गर्लफ्रेंड, क्या बात है। लाइफ में बड़े बनो, अपने विचार बड़े करो, अपनी सोच बड़ी करो, सोचो, थोड़ा नया सोचो। ऑन 31st March 20 there is an unsecured loan of rupees 8 lakh to श्री पंकज को दिया इन द लोन लेजर ऑफ अ सोना बैंक। हे भगवान, बैंक का नाम भी कितना अच्छा दिया है, सोना बैंक, हमारे बैंक का नाम है सोना बैंक, ठीक है। उसने 8 लाख का बेटा क्या दिया हुआ, लोन दिया हुआ पंकज को। इट इज फाउंड ऑन द इंक्वायरी की फाइनेंशियल पोजीशन जो है बोरोर की वो काफी खराब है, बेचारा उसको जो है बहुत खराब दौर से गुजरा है, बैड एंड डाउटफुल है। इंटरेस्ट उस लोन पे बेटा एक्रू हो चुका है 80,000 एंड अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया, मतलब जो 8 लाख की वैल्यू है वो आपके पास जो है उसके अंदर 80,000 का जो इंटरेस्ट अभी तक जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है ना। 2020-21 में बैंक इज एबल टू रिलाइज only 80% of the outstanding amount on the account of customers bankruptcy। कस्टमर हो गया बेटा बैंकरप्ट और उससे जो उससे ड्यूज है उसका 80% ही मिल पा रहा है। कह रहा है ये बताओ ये ट्रांजेक्शन कैसे रिकॉर्ड करी जाएगी इन द बुक्स ऑफ सोना बैंक, एक जनरल एंट्रीज की बात हो रही है ना। ऑनेस्टली स्पीकिंग हम अपने पास जैसे आपके पास बेटा पहले इंस्टीट्यूट ने जब इसे सॉल्व किया था, हम अपने उस तरीके से एक बार देखने जा रहे हैं क्वेश्चन को, एंड चांसेस इसके एज सच बहुत रेयर है क्योंकि ओल्ड स्टडी मटेरियल्स में था, इसलिए मैं क्वेश्चन को करा रहा हूं। सो क्वेश्चन आपके पास जो आ रहा है दैट इज क्वेश्चन नंबर 34। लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन। बेटा हमारे पास यहाँ पे जो पैसे लेने हैं उसके अंदर में कंपोनेंट बन रहे, वन इज द प्रिंसिपल पोर्शन
वन इज द इंटरेस्ट पोर्शन, तो टोटल पता चलेगा हमें, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो हमारा अमाउंट है, जो टोटल में एक तरीके से ड्यू है और एक्रू हो चुका है, वो प्रिंसिपल है उससे लेने वाला 8 लाख और इंटरेस्ट है 80,000। सो टोटल में कितने पैसे लेने हैं उससे, 8,80,000। अगर हम देखें तो उससे मिले कितने हैं बेटा, हमें रिसीव कितने हुए, हम जनरल परिभाषा की बात कर रहे हैं 80%। उसने क्या बोला, हमें पार्टी से टोटल में 80% ही रिसीव हो रहा है। सो 80% कितना हो गया सर, 640, 64,000 और टोटल कितना बना सर, 7,04,000। यानी कि जो रिसीव नहीं हुआ, नॉट रिसीव्ड, 1,60,000, 16,000 एंड ये हो गया 176। ये मैंने सिर्फ एक जनरल इंफॉर्मेशन इसलिए डाली है ताकि हमें एंट्रीज डालने के समय परेशानी ना हो, थोड़ी हमारे लिए वो आसान हो जाए, इसलिए मैंने अपने पास ये बाइफरकेशन एक बार के लिए आपके लिए कर दी, ठीक है ना। अब पार्टी के अकाउंट का बेटा बैलेंस दिख रहा है 8 लाख रुपए, वो तो दिख ही रहा है अभी, वो तो दिख ही रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो पार्टी का नाम है वो श्री पंकज लोन अकाउंट जो भी है उसका दिख रहा है। क्या उस वो अकाउंट हमारा एनपीए है? यस सर, वो अकाउंट हमारा एनपीए है क्योंकि वो बैड एंड डाउटफुल दे रहा है, तो वो अकाउंट हमारा एक तरीके से नॉन परफॉर्मिंग एसेट एक तरीके से है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द एंट्रीज माय डियर, सो एंट्रीज डालने को हम किस तरीके से डालेंगे जरा एक बार देखते हैं। सबसे पहली एंट्री बेटा, उसके अकाउंट में 8 लाख का तो डेबिट बैलेंस दिख ही रहा है, तो मैंने पहली एंट्री क्या डाली, ध्यान से एक बार समझते जाना, पंकज लोन अकाउंट डेबिट टू, मैंने नाम रखा है अभी के लिए इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, विच इज 80,000। बेटा उसके अकाउंट में अभी तक इंटरेस्ट के बिना था ये बैलेंस, तो पार्टी के अकाउंट में तो इंटरेस्ट लगता जाएगा। अगर मैं बोलूं एक अकाउंट पार्टी एनपीए बन गई, तो बेटा इंटरेस्ट तो धीरे धीरे करके लगता तो जाएगा ही ना, अकाउंट में ऐड तो होता ही जाएगा। पर क्या वो मैं अपनी इनकम बना सकता हूं अभी? नहीं, इसीलिए मैं उसे एक नोशनल अकाउंट में डाल रहा हूं, जिसका नाम मैंने क्या रख दिया, इंटरेस्ट सस्पेंस, जिसका नाम मैंने क्या रख दिया, इंटरेस्ट सस्पेंस, ठीक है ना। फिर मुझे पार्टी से कितने रुपए मिले सर, हमें पैसे मिले कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू पंकज लोन अकाउंट, टोटल में कितने पैसे मिले बेटा सर, 7,04,000। पार्टी का पहली एंट्री डालने से बैलेंस 880 हो गया ना, 8 लाख तो था ही, 80 का इंटरेस्ट अभी डाला नहीं था तो वो 880 हो गया, हमें 80% मिला 7,04,000। मुझे बताओ मैं कितनी इंटरेस्ट की इनकम अपनी एक्चुअल बना सकता हूं, वैसे पूछ रहा हूं आपसे। सर जितना इंटरेस्ट रिसीव हो गया, एनपीए का जितना रिसीव हो जाता है उतना, विच इज हाउ मच, 64,000। क्योंकि अगर एक बार वो एनपीए बन गया तो जितना आपके पास उससे हमें अभी तक मिला है उतना ही दिखा सकते हैं, तो हमें 64,000 ही कर सकती है। तो मैंने एंट्री क्या डाली, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अकाउंट, ये मेरी मेन इनकम अकाउंट है, मैं इसमें ले गया, इसमें से कितना, 64,000 जितना मुझे मिला। सो वो मैंने अपनी मेन इनकम बना ली क्योंकि जितनी मुझे मिली। बाकी जो है, अब मैं अपने पास एक कंबाइन एंट्री डाल रहा हूं जिसका लॉजिक अभी समझा दूंगा। बाकी इनकम जो बेटा मैंने दिखाई, हाँ बस इंटरेस्ट भी लिख सकते बेटा, एक ही बात है,
बाकी 16,000 जो इसमें पड़ा है अभी, वो एक तरीके से मैंने पार्टी के अकाउंट में डाल तो दिया, पर वो मिल तो रहा ही नहीं उससे। तो मेरे पास वो इंटरेस्ट सस्पेंस को मैं रिवर्स कर रहा हूं। और साथ के साथ जो आपके पास है बेटा बैड डेट्स रिकॉर्ड कर लिए, जितने पैसे मुझे उससे नहीं मिले हैं, टू पंकज लोन अकाउंट। तो मुझे कितने पैसे नहीं मिले? 1,60,000। मुझे एक चीज सोच के बताना बेटा, मुझे एक चीज सोच के बताना, क्या मैं अपना लॉस 176 का बोलूंगा कि 160 का बोलूंगा? सर जब मैंने इंटरेस्ट की इनकम को पीएनएल में लेके ही नहीं गया था, क्योंकि वो एनपीए बन गया था, तो मेरा लॉस तो सिर्फ प्रिंसिपल पोर्शन का ही 20% हुआ ना, जो मैं लॉस पीएनएल में लेके जाऊंगा। जो मैंने उसके अकाउंट में नोशनली रिकॉर्ड करा था, जो मैंने नोशनली रिकॉर्ड करा था, विच वॉज हाउ मच, जो मैंने 80 रिकॉर्ड करा था, उसमें से मैंने 16,000 को रिवर्स कर दिया, क्योंकि वो मिला ही नहीं। तो जो पहली एंट्री डाली थी, फोर्थ एंट्री में 16,000 वो रिवर्स कर दिया ना एक तरीके से, क्योंकि उतना तो हमें पैसा मिला ही नहीं उससे। हमें 80 में से 16 मिला ही नहीं, तो वो एंट्री रिवर्स होगी इफेक्टिवली। मेरा एक्चुअल लॉस कितना है? 160 का है। जितना मुझे इंटरेस्ट मिला वो चला गया हमारे इंटरेस्ट अकाउंट में, जो कि ईयर एंड पे कहां चले जाता है? हमारे पीएनएल अकाउंट में। ठीक है ना? तो ये हमारे पास में हमें 4 एंट्रीज डाली। मैंने जैसे बोला था, इट्स अ जनरल क्वेश्चन बेटा। एक सिर्फ ये क्वेश्चन किसके लिए है? माड़े दिन के लिए। माड़े दिन का मतलब क्या? कंटिजेंसी के लिए, कि कल को खुदा ना खास्ता आपके पास पेपर में ऐसा आ गया, क्योंकि पुराने स्टडी मटेरियल्स में था, अब नहीं है, तो इसलिए हमने अपने पास इस क्वेश्चन को किया है। हमने अपने पास इसलिए इस क्वेश्चन को किया है। ठीक है ना? क्या ये क्वेश्चन आपके पास सभी बच्चों का हो जाता है? बेटा लोन जो है वो तो दिया हुआ है ना, उसके लोन लेजर में दिख ही रहा है बेटा, वो तो पहले से ही आ रहा है। बेटा इंटरेस्ट सस्पेंस एक नोशनल अकाउंट है, जो हमारे पास जो है क्रेडिट करके बाद में दोनों बार डेबिट करके खत्म कर दिया। मैं डायरेक्टली इंटरेस्ट अकाउंट में इसलिए नहीं डाल सकता था, क्योंकि जब इंटरेस्ट मिलेगा तभी इनकम में ट्रांसफर करूंगा ना। आप इंटरेस्ट सस्पेंस बोल दीजिए, इंटरेस्ट नोशनल अकाउंट बोल दीजिए, जो भी है वो रिवर्स होके खत्म हो जाएगा ना। पीएनएल में ट्रांसफर करना बेटा कर सकते हो, वो हम अपनी ईयर एंड में करते हैं, इसलिए हमने नहीं करी। हमने मेन एंट्रीज की बात करी, वो ऑटोमेटिक है। ये कहां जाएगा सर? ये ईयर एंड में पीएनएल में चले जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। यस बेटा, उसने यही बात बोली है, अकाउंट तो एनपीए है और 80,000 आपके पास जो है वो येट टू बी रिकॉर्डेड, और जब एनपीए बन जाता है तो उसके बाद अगर पहले भी इंटरेस्ट रिकॉर्ड किया वो तो रिवर्स ही हो जाएगा, क्योंकि उसका जो मिलेगा वही हमारी इनकम बनेगा। सर होमवर्क दे दीजिए। ओ सर होमवर्क 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 में देना क्या है? होमवर्क इज वेरी सिंपल। होमवर्क आपको खुद पता है क्या है। सर होमवर्क है एक, जो असाइनमेंट क्वेश्चन है 29, उसकी पीएनएल और बैलेंस शीट बनानी है, और बाकी जो प्रैक्टिस क्वेश्चन बचे हुए हैं, कितने बचे हुए हैं बता दो? कहां से कहां तक है? कहां से कहां तक थे? नंबर बता दो एक बार, फिर भी लिख देता हूं। कहां से कहां तक थे? 35 तक हो गए थे, 36 से लेके टू 41। ओके ये लो, ये तो बेटा 36 टू 41 कैपिटल एडिक्वेसी के इजीली हो जाएंगे आपसे। उसमें कोई ज्यादा समय लगना ही नहीं है आपको, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है ना? अच्छा, आज न्यू चैप्टर नहीं शुरू हुआ, कल से शुरू होगा नया चैप्टर। आज शुरू हुआ ही नहीं नया चैप्टर हमारे पास, कल से शुरू होगा। ठीक है ना? अच्छा जी, सो हमारे पास कल मिलेंगे हम, कल अपना अपना चैप्टर अगला शुरू करेंगे। सो बेटा अपने पास आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं। सो टेक केयर माय डियर स्टूडेंट्स, हैव अ वंडरफुल टाइम एंड बाय बाय।